बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिए गए चित्र में एबीसी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें साइड एबी की वैल्यू कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। स्क्वायर डीईजीएफ इज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस बीसी पे एक स्क्वायर बना हुआ है डीईजीएफ, जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का है। ट्रायंगल आईडीई इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस स्क्वायर पे ये ट्रायंगल बना हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल आईडीई। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का, और इस ट्रायंगल आईडीई के अंदर फिर से एक छोटा स्क्वायर बना हुआ है एलएमएनओ, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का। तो आपसे फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर का एरिया आपसे पूछा है। देखिए बहुत आसान सवाल है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से समझना। पूरा कंसेप्ट हम आपको डिटेल में समझेंगे, वो भी दो तरीके से। देखिए ध्यान से, जैसे आपके पास सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए बी सी, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पे ये ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, इसकी साइड जो है वो आपको 1 दे रखी है, ठीक है, साइड 1 दे रखी है। इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है जो बेस बीसी पे है, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी इस स्क्वायर की साइड की। इस स्क्वायर की साइड क्या है? जो स्क्वायर बना हुआ है वो इस तरीके से है, डी ई, ये जी और ये एफ, क्लियर है। सबसे पहले हमको निकालनी है स्क्वायर की साइड। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। चलिए, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल कितना है? 60। तो ये एंगल कितना बचेगा आपका? 30 डिग्री का। तो 30 90 60 ट्रायंगल आपका बन गया। यदि स्क्वायर की साइड सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान ली? ए मान ली। स्क्वायर की साइड थोड़ी देर के लिए हमने क्या मान ली? ए। तो 60 डिग्री के सामने ए है, तो 30 के सामने ये बीडी कितना होगा? ए बाई रूट 3 होगा। 30 के सामने बीडी कितना होगा? ए बाई रूट 3 होगा। डी भी स्क्वायर की साइड है, ये भी आपका स्मॉल ए होगा, ये भी आपका स्मॉल ए होगा। कोई समस्या यहां तक क्लियर है? जैसे बीडी ए बाई रूट 3 है, सिमिलरली एसी भी ए बाई रूट 3 ही आएगा कि नहीं बताइए? ईसी भी ए बाई रूट 3 आएगा। दोनों एकदम सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये ए अपॉन रूट 3 है तो ये भी ए अपॉन रूट 3 है, और ये क्या स्क्वायर की साइड ए। पूरा बीसी कितना हो गया? जोड़ेंगे तो ए प्लस ए बाई रूट 3 प्लस ए बाई रूट 3, यानी कि 2a बाई रूट 3 बराबर 1, ये आएगा। कोई समस्या इसमें? ठीक। यहां से आप स्क्वायर की साइड ए बराबर आसानी से निकाल सकते हो। रूट 3 ऊपर पहुंच जाएगा, रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3, रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3। कोई डाउट इसमें? स्क्वायर की साइड आप आसानी से निकाल सकते हो, ए बराबर रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3। यानी कि हमको पता चल गया कि यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 1 है तो उसके अंदर जो स्क्वायर बन रहा है, यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 1 है तो उसके अंदर जो स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर की साइड आ रही है रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3, रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3। क्लियर है? इसको चाहे आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, वरना ये याद करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप आसानी से निकाल सकते हो। यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड यदि सपोज के हो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा यदि के हो, तो उसके अंदर जो स्क्वायर बनेगा ना मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का, फिर उसकी साइड कितनी आएगी? उसकी साइड होगी रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3 इंटू के। उसकी साइड कितनी होगी? रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3 इंटू के। भाई यदि साइड के टाइम्स हो गई तो स्क्वायर की साइड भी के टाइम्स हो जाएगी, हर लेंथ के टाइम्स हो जाएगी, रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 इंटू के। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप स्क्वायर की साइड आसानी से निकाल सकते हो, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। एक और तरीका होता है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब राइट एंगल पढ़ाऊंगा तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा प्रूफ के साथ, कि यदि सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है, सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल का बेस, ये सपोज मान लीजिए कि ये जो है बेस है तुम्हारा बी है, ये बेस है बी, क्लियर है? और इस बेस के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो कितनी है आपकी? एच, हाइट है एच। तो यदि मैं इस ट्रायंगल के अंदर बेस बी पे मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर बनाता हूं, इसी ट्रायंगल के अंदर मैं बेस बी पे मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर बनाता हूं, तो उस स्क्वायर की जो साइड होगी, जो भुजा होगी, वो होगी एक्स बराबर बी इंटू एच बटे बी प्लस एच, एक्स बराबर बी इंटू एच बटे बी प्लस एच। स्क्वायर की जो भुजा होगी वो आसानी से आप निकाल सकते हो, बस ये पता होना चाहिए कि कौन से बेस पे वो स्क्वायर बनाया गया है, यानी कि बेस की लंबाई b पता होनी चाहिए, और उस बेस के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है h, उसकी लेंथ पता होनी चाहिए। मैं किसी भी जनरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, फॉर ईच जनरल ट्रायंगल सिमिलरिटी से चीज प्रूफ भी हो जाएगी। यहां पे आपको ट्रायंगल का जो ये जो बेस दिया था b, वो कितना दिया था? 1। अगर बेस 1 है तो 1 के करस्पॉन्डिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी आती? रूट 3 बाई 2, 1 इंटू रूट 3 बाई 2, और नीचे 1 प्लस रूट 3 बाई 2। यहां से भी आप देखोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3, रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3, स्क्वायर की साइड फिर से सेम आएगी। कोई समस्या इसमें किसी को? सो बहुत आसान है, ठीक है ना? चलिए, तो हमने इस तरीके से निकाल लिया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, उसकी साइड थी कितनी आपकी? 1, और उसके अंदर बनाते स्क्वायर, और स्क्वायर का जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का जो स्क्वायर था उसकी साइड है ये। इसको यदि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, रूट 3 इंटू, अगर मैं ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होता है? 2 माइनस रूट 3, तो ऊपर 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर की साइड। कोई समस्या इसमें किसी को? ये क्या आ जाएगा? आपका स्क्वायर की साइड। चलिए, अब यहां पे थोड़ी सी कलाकारी और कर रखी है
इस ये जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो आपका स्क्वायर है DEGF, इसके अंदर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से IDE, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का है। IDE जो कि मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का है। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का कब होगा? जब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड स्क्वायर की साइड के ही बराबर हो। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो ID है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो आपका IDE, उसकी जो साइड है वो स्क्वायर की साइड के ही बराबर है, यानी कि √3 इंटू 2 माइनस √3 है। √3 इंटू 2 माइनस √3 ही है। कोई समस्या किसी को? कितनी है? √3 इंटू 2 माइनस √3। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर फिर से एक स्क्वायर बना हुआ है छोटा सा, आपको इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का फिर से एक स्क्वायर बना हुआ है, आपको उस स्क्वायर का एरिया निकालना। तो जाहिर सी बात है आपको उस स्क्वायर की क्या निकालनी पड़ेगी? साइड निकालनी पड़ेगी, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल IDE की साइड √3 इंटू 2 माइनस √3 है। आप चाहें तो फिर से वो कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, पर वो टाइम का वेस्टेज होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट पता चल गया है। क्या रिजल्ट पता चल गया था? कि यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 1 हो तो उसके अंदर जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड आनी है √3 इंटू 2 माइनस √3। यही बात है, यही बात है। यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 1 हो तो उसके अंदर जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड आनी है √3 इंटू 2 माइनस √3। लेकिन यदि सपोज किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही साइड √3 इंटू 2 माइनस √3 हो, यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड √3 इंटू 2 माइनस √3 हो, k गुना हो गया, कितने गुना होगा? k टाइम्स। तो उसके अंदर जो स्क्वायर बनेगा मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का, उसकी जो साइड होगी वो √3 इंटू 2 माइनस √3, फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे, k टाइम्स कर दोगे ना, √3 इंटू 2 माइनस √3, यानी कि कितना हो जाएगा? √3 इंटू 2 माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? √3 इंटू 2 माइनस √3 का स्क्वायर। कोई समस्या इसमें किसी को? तो ये आ जाएगी आपके छोटे, ये जो स्क्वायर है, छोटे स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी? √3 इंटू 2 माइनस √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 और 2 माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 4 √3, 7 माइनस 4 √3, ये आ जाएगी इसकी साइड। 3 इंटू 7 माइनस 4 √3। किसी को कोई समझ? यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 1 हो तो उसके अंदर जो स्क्वायर बना उसकी साइड ये है। लेकिन यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही साइड ये हो तो उसके अंदर जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड तो ये होगी, भुजा लिख रहे हैं हम, साइड कितनी आएगी? 3 इंटू 7 माइनस 4 √3। और आपसे ये नहीं पूछा, आपसे तो पूछा है कि उसका एरिया कितना होगा। आपसे क्या पूछा? उसका एरिया कितना होगा। तो स्क्वायर का एरिया निकालना है तो मुझे इसका और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यदि आपको छोटू स्क्वायर का यदि एरिया निकालना है तो एरिया कितना होगा इसका? फिर से स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7 माइनस 4 √3 का स्क्वायर करेंगे। देखो 7 का स्क्वायर 49 और ये तुम्हारा 2 माइनस √3, 4 चौक 16 48, तो 49 प्लस 48, ठीक है, और माइनस 4 दूनी 8 7 56 √3, ये स्क्वायर हो जाएगा आपका। क्लियर है भाई? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 7 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 √3 का स्क्वायर करोगे ना तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो वो रिजल्ट आएगा बराबर 9 इंटू, तो 49 प्लस 48 कितना हो गया आपका? 97 और माइनस 56 √3, ये आ गया। ठीक है, आगे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। देखिए 9 इंटू 9 7 63 यूनिट डिजिट 3 आएगा, 9 6 54 यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो यहां पे यूनिट डिजिट, तो ये तो दोनों ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए। देखो ये यूनिट डिजिट 3 दिख रहा है इंटीजर में और ये तुमको दिख रहा है 4। आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या आया था? 9 इंटू 97 माइनस 56 √3, ये एरिया आया था। क्लियर? तो यहां पे ये कितना आएगा आपका? 873 माइनस 504 √3, ये आंसर है। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी भाई को? ठीक, तो बहुत आसान और शानदार सवाल है, ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा समय का नहीं है, आपको पता है कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये आपको याद है। तो उसके अंदर फिर आप इसको भी आसानी से निकाल लोगे, स्क्वायर की साइड और साइड ये निकल जाएगी तो एरिया आसानी से निकालोगे। आपको मात्र 25 से 30 सेकंड लगेगा यदि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, ध्यान से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत शानदार क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड AB बराबर 1। तो आपको ट्रायंगल एबीसी इसमें दिखाई दे रहा है जिसकी साइड भुजा जो AB है वो 1 है, तो हर एक साइड बराबर हो जाएगी। पॉइंट E एंड G on AC and point D and F are on AB, ठीक है, such that both EF and FG are parallel to BC, ठीक है, यानी कि जो दोनों लाइन है ये पैरेलल है। ये ED जो है ये तुम्हारा पैरेलल है किसके? FG के, और ये जो पैरेलल है तुम्हारा BC के, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। फर्दर मोर ट्राइंगल ADE, ये जो आपका ट्राइंगल ADE है, एंड ट्रिपेजॉइड DFGE, ये जो आपका ट्रिपेजॉइड बन गया ना, पैरेलल ट्रिपेजियम बन गया DFGE, ठीक है, एंड FBCG ये भी ट्रिपेजियम बन गया। इन सबका पेरीमीटर सेम है, परिमाप सेम है। आपसे पूछा है DE प्लस GF कितना होगा, तो ये DE है और ये GF है। DE प्लस GF का सम आपसे पूछा है। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? ठीक है, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ठीक, चलिए मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि यदि सपोज आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, यदि उसमें हम बेस के पैरेलल एक लाइन खींच दे तो आपका छोटू ट्रायंगल जो बनेगा, ये जो छोटू ट्रायंगल ADE बनेगा ये भी इक्विलेटरल होगा। ADED इक्विलेटरल होगा, कहीं भी किसी भी बेस के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, जो छोटू ट्रायंगल बनेगा वो भी इक्विलेटरल होगा। तो ये जो ट्रायंगल AD है, ये जो DE है, ये तुम्हारा BC के पैरेलल है, तो ट्रायंगल ADE भी इक्विलेटरल है। यदि ये आपका स्मॉल a है तो ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, बराबर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई समस्या किसी को? आपका जो ट्रायंगल AFG है, ट्रायंगल AFG दिखा रहा है, ये जो ट्रायंगल AFG है ये भी इक्विलेटरल होगा, ये भी इक्विलेटरल होगा। सपोज इसकी साइड को मैंने मान लिया B, AFG की साइड को क्या मान लिया मैंने B, तो ये जो साइड FG है ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका B, कितना हो गया? B हो गया। कोई समस्या किसी को? तो ये AG भी B होगा, AF भी B होगा, तो ये EG कितना बचा? EG बचा आपका B माइनस A, कितना बचा? B माइनस A। DF भी कितना बचा आपका? B माइनस A, DF भी कितना बचा? B माइनस A।
कोई समस्या इसमें किसी को? क्लियर है, सबको दिखाई दे रहा है ना इजीली, ठीक है ना भाई। ये तो हमारा पूरा साइड बी था, ये बी माइनस है, ये बी माइनस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है क्या 1, तो ये साइड 1, तो ये छोटू जीसी कितना बचा? जीसी बचेगा आपका 1 माइनस बी। ये छोटू एफ बी कितना बचा? ये भी बचेगा 1 माइनस बी। कोई समस्या किसी को? क्यों? क्योंकि ये पूरा ए भी आपका 1 है और ए से एफ तक बी है, तो आपका ये कितना बचा? 1 माइनस बी। क्लियर? चलिए अब यहां पे तीनों का पेरीमीटर सेम दिया है, ट्रायंगल एडीई का और ट्रिपेजॉइड इसका डीईजीएफ का, ट्रिपेजॉइड जीसीएफबी का, तो पेरीमीटर इक्वल रखते हैं। ट्रायंगल एडीई का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? a प्लस ए यानी कि 3a हो गया। ट्रिपेजॉइड का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? देखो जोड़ोगे तो b माइनस ए और ये b माइनस ए और ये a और ये b, एक a से a के कट जाएगा। b प्लस b कितना आएगा तुम्हारा? 3b, और ये तुम्हारा कितना आएगा? माइनस का a। ये रिजल्ट आने वाला है भाई। आप इनकी चारों साइड को जोड़ोगे तो ये प्लस का a और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, b प्लस b 3b और माइनस का a। समस्या खत्म। उसके बाद ट्रिपेजॉइड एफ बी सी जी का पेरीमीटर यदि देखोगे तो जोड़ोगे यहां पे 1 प्लस 1 कितना आएगा? 3 माइनस का बी से प्लस का बी कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का बी, तो आएगा बराबर 3 माइनस बी। 3 माइनस बी, तीनों पेरीमीटर इक्वल कर दिया हमने। यहां पे देखोगे ना तो 1 प्लस बी और ये 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस बी, 1 1 1 3 हो गया, और माइनस बी से प्लस बी कट गया, क्या बचा? माइनस का बी। खत्म कहानी। अब यहां से आपको ए और बी की वैल्यू तो निकालनी है, क्वेश्चन सॉल्व। इधर ले आते हैं इसको इधर ले आओगे, इन दोनों को यदि आप खिलाओगे आपस में तो क्या जाएगा तुम्हारा? 4a बराबर 3b, 4a बराबर 3b। कोई समस्या किसी को? 4a बराबर 3b। क्लियर है? 4a बराबर 3b, यानी कि यहां से 4a बराबर 3b क्या आ गया? देखते आप आंसर लगा सकते हो कि इसका आंसर तो 21/13 है, आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अब क्यों? क्योंकि a से जो b का रेशियो वो कितना आ गया? 3/4। a से जो b का जो रेशियो है वो कितना आ गया? 3/4 आ गया। आपसे पूछा क्वेश्चन में a प्लस बी, तो चाहे आंसर कुछ भी हो वो 3 प्लस 4 7 का मल्टीपल जरूर होगा, न्यूमरेटर में 7 जरूर आएगा, तो 21 आंसर आएगा, क्योंकि आंसर जो है तुम्हारा ये फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है ना। तो 21 तो जरूर आना चाहिए, 7 का मल्टीपल, और किसी में 7 है नहीं, तो क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया। लेकिन इसको फर्दर पूरा हम सॉल्व करते हैं। a बाई बी कितना आएगा आपका? 3/4। अच्छा, यदि हम इन दोनों को ध्यान से देखें यहां पे, तो यहां पे इन दोनों को ध्यान से देखें भिड़ाएं तो 3a प्लस बी कितना दिख रहा है आपको? 3 के इक्वल दिख रहा है। 3a प्लस बी किसका कितना दिख रहा है आपको? 3, ठीक है। तो यहां पे a की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 3b/4। यहां से a की जगह क्या रख सकते हैं हम? 3b/4 यहां पे रखेंगे तो 9b प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? 4b बराबर 3 हो जाएगा। यहां पे रख दिया एक की जगह 3b/4, तो यहां से b बराबर कितना आ जाएगा? 3 into 4 आएगा, सॉरी 4। b बराबर आ जाएगा 12/13। b बराबर कितना आ जाएगा? 12/13। और b बराबर 12/13 यहां पे रखोगे तो a बराबर कितना आएगा आपका? 9/13। a बराबर कितना आएगा? 9/13। आपसे पूछा है a प्लस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा 12 प्लस 9 21/13 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आंसर क्या आपका? 21/13 यानी कि सी ऑप्शन। क्लियर भाई? किसी को कोई समस्या? सो बहुत आसान और शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम प्री लेवल परफेक्ट क्वेश्चन है। देखेंगे, ए शीट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 36 सेंटीमीटर इज कट ओनली वंस फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स टू फॉर्म ए ट्रेपेजियम, ठीक है। Two such identical trapezium are placed on a table to form a parallelogram such that the side of trapezium touch each other. What is the perimeter of parallelogram formed? तो थोड़ा ये टेक्निकल क्वेश्चन है पर आसान है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शीट है, ये हो गया तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई समस्या नहीं। इसकी साइड बताई गई है आपको 36, तो ये भी 36 होगा, ये भी 36 हो गया। अब क्या किया है कि इसको सिर्फ एक बार काटा गया है ट्रेपेजियम बनाने के लिए। ट्रेपेजियम कैसे बनेगा कि जैसे ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यदि आप इसको बेस के पैरेलल यहां से काट दोगे और ऊपर का हिस्सा तुम निकाल के फेंक दीजिए, ऊपर का हिस्सा निकाल के फेंक दिया, तो ये क्या बचा? आपका ट्रेपेजियम ही तो बचा। अल्टीमेटली पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से था, ऊपर वाला हिस्सा आपने निकाल के फेंक दिया, तो नीचे वाला ट्रेपेजियम ही तो बचा। ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होती है, इस तरीके से कैंची कुछ इसमें चलाई गई है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और ऐसा ट्रेपेजियम लिया, और उनको आपस में इस तरीके से रख दिया कि एक पैरेललोग्राम बन जाए। तो आपसे उस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर आपसे पूछा है, तो देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन में आपको कहीं भी यह बोला गया है कि ट्रेपेजियम बनाने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल को कहां से काटा गया है? नहीं बोला गया ना कहीं भी। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमको नहीं पता कि यहां से काटा गया, हमको नहीं पता कि यहां से काटा गया, हमको ये नहीं पता यहां से काटा गया, कहीं नहीं पता, तो मैं काटता ही नहीं हूं। मैंने ये कैंची चलाई, ऊपर देखो नहीं काटा, यहां पे ये है तुम्हारा ट्रेपेजियम, ये रहा ट्रेपेजियम, जो सामने दिख रहा है वो ये मैंने काटा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? एक साइड 36 है, दूसरी साइड है नहीं, दूसरी पैरेलल साइड 0 है, कोई समस्या? ठीक है, कैंची ऐसे हवा में चल गई, कटा नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये हो गया तुम्हारा ट्रेपेजियम दिख रहा है। एक और ट्रेपेजियम रखना है जिससे कि पैरेललोग्राम बन जाए, तो मैंने इस तरीके से एक और ट्रेपेजियम इस तरीके से रख दिया, देखो सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल रख दिया, बन गया पैरेललोग्राम, बन जाएगा। ये 36 ये 36 ये 36 ये 36 पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी। आपसे पेरीमीटर पूछा है 36 36 36 36, पेरीमीटर आ गया 144, ये आंसर होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि आपको डाटा गिवन ही नहीं है कि कहां से काटा गया है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक। चलिए, लेकिन यदि किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मेथड से कैसे देखोगे आप समझना ध्यान से। जैसे सपोज ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें यहां से काट दिया, सपोज आपने इसको ऐसे काट दिया, इसको ये ट्रेपेजियम बन गया, ये दोनों साइड तो पैरेलल होंगी, क्लियर है। और ये जो हिस्सा है ये आपने निकाल के इस तरीके से यहां से फेंक दिया, ये जो है आपने इस तरीके से निकाल के फेंक दिया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके से था, ऊपर वाला हिस्सा आपने निकाल दिया, तो ट्रेपेजियम बचा रहेगा। सेम टू सेम जो है ट्रेपेजियम आपने यहां पे फिट कर दिया ऐसे, सेम टू सेम ट्रेपेजियम, जिससे कि आपका पैरेललोग्राम बन जाए, बन गया पैरेललोग्राम। इतना आपको पता है कि ये भी एक कंप्लीट इक्विलेटरल ट्रायंगल था, और यहां से ये चीज हटा दी गई, ये दोनों चीज एकदम सेम।
और इनको आपस में जोड़ देंगे तो पैरेललोग्राम बन गया। अब देखिए स्क्वायर की सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी थी 36, तो ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या? ध्यान से समझेंगे, ये भी 36 होगा। क्लियर है ना? इजी है। अगर ये साइड तुम्हारी ए है तो ये भी ए ही होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये पूरा 36 है, तो ये कांटा डिस्टेंस कितना बचा? 36 माइनस ए। कितना बचा? 36 माइनस ए। दिखा सबको कितना बचा? 36 माइनस ए। ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि पैरेलल लाइन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, पूरा 36 है, तो ये कितना बचा? 36 माइनस ए। सबको जोड़ दीजिए। देखिए 36 प्लस 36 कितना होगा? 72। ए प्लस ए 2 ए माइनस ए माइनस ए माइनस 2 वो कट जाएगा। 72 प्लस 72 अगेन आंसर कितना आएगा? 144। थर्ड आंसर कितना आएगा? 144। पर इतना करने की जरूरत थी ही नहीं, हमने बता दिया कि आपको मेथड एग्जाम में कौन सा अप्लाई करना है। दोनों तरीके से हमने आपको सिखा दिया। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25। यस, क्वेश्चन नंबर 25 एकदम शानदार क्वेश्चन है, परफेक्ट एसएससी सीजीएल लेवल का। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द स्क्वायर सच दैट वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द डायगोनल। कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड आपकी डायगोनल के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ए वर्टेक्स कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक वर्टेक्स जो है स्क्वायर के वर्टेक्स पे कोइंसाइड करती है। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू दैट ऑफ द स्क्वायर? इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्क्वायर के एरिया से क्या रेशियो है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का स्क्वायर के एरिया से क्या रेशियो है? क्लियर है? देखिए बहुत आसान सवाल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप यहां पे दो ट्रायंगल पर फोकस करना, ट्रायंगल एपीबी, ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल बीसीक्यू। एपीबी और ये तुम्हारा बीसीक्यू, दो ट्रायंगल पर फोकस करो। दिख रहा है ट्रायंगल पीएबी, ये जो ट्रायंगल है ऊपर वाला, ये जो ट्रायंगल है आपको दिख रहा है ना, ये वाला, दिस कांटा ट्रायंगल, दिस कांटा ट्रायंगल, ये वाला एपीबी, और ये दूसरा कांटा ट्रायंगल दिख रहा है बीक्यूसी। दो आपके पास कांटा ट्रायंगल, दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सर्वांग सम है। ध्यान से देखोगे तो दोनों ही राइट एंगल है, ये 90 है, ये 90 है। दोनों स्क्वायर की साइड स्मॉल ए स्मॉल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बराबर बराबर होंगी, तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम। बात समझ में ना? दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट। ऐसा मैंने क्यों समझाया, ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चंस को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है, आसान सीधा सी चीजें रखिए। चलो आप चलिए, तो यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल कितना होगा? 60। कोई समस्या किसी को? चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल तो 60 निकल गया। अब हमको पता है कि ये जो दोनों एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। पूरा स्क्वायर का एंगल 90 है, तो ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हो गए? 15 15 डिग्री के। ये भी 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री। बात खत्म, 15 15 डिग्री के हो गए। अगर मैं ट्रायंगल एपीबी को ध्यान से देखूं, ये 15 है, ये 90 है, ये कितना है? 75। 15 90 75, 15 90 75। कोई समस्या किसी को? और 15 90 75 ट्रायंगल मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, मैंने डिटेल में समझाया है। 90 है, ये 15 है, और ये आपका 75 है। क्लियर है ना? ठीक है। 15 डिग्री के सामने होता है √3 - 1, 75 डिग्री के सामने होता है √3 + 1, और 90 डिग्री के सामने होता है 2√2। ये कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, बस सिंपल सा। 15 डिग्री के सामने हमें कोई मतलब नहीं है, 75 डिग्री के सामने स्क्वायर की साइड को मैं √3 + 1 मानता हूं, तो 90 डिग्री के सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी आएगी? 2√2। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी आएगी? 2√2। बस मुझे साइड्स का रेशियो पता चल गया, मुझे साइड्स का रेशियो पता चल गया। स्क्वायर की और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया का रेशियो पूछे, आसानी से निकाल लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर, तो √3/4 2√2, 2√2 का स्क्वायर यानी कि 8। और यहां पे स्क्वायर की साइड यदि आपको निकालनी है, स्क्वायर की साइड √3 + 1, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा? √3 + 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √3 + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर ना? 4 से 8 कितनी बार कट जाएगा आपका? 2 बार कट जाएगा। तो क्या आएगा आपका? 2√3। क्या आएगा आपका? 2√3। क्लियर है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू दैट ऑफ स्क्वायर? ठीक है, 2√3 और बटे √3 + 1 का होल स्क्वायर। √3 + 1 का होल स्क्वायर, और √3 + 1 का होल स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? 4 + 2√3। इस तरीके से लिख सकते हो ना, 4 + 2√3। आसानी से लिख सकते हो, 4 + 2√3, a + b का होल स्क्वायर लगा 4 + 2√3। 2 से ऊपर नीचे हटा देंगे, क्या बचेगा? √3/2 + √3, √3/2 + √3। क्लियर है भाई? चलिए, आपको ऑप्शन में सारा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो हम भी कर लेते हैं। √3 ऊपर नीचे 2 - √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 + √3 का कॉन्जुगेट 2 - √3 होता है, तो ऊपर नीचे 2 - √3 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो नीचे क्या बन जाएगा आपका? 1। नीचे तो 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 - 3, 2√3 - 3। ये हो जाएगा रेशियो 2√3 - 3, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो बहुत आसान, शानदार और इजी क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एंड क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ये सवाल इक्विलेटरल ट्रायंगल की शीट में पड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, बट इस सवाल को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी अगर ये कहीं और पड़ा हुआ होता तो। ध्यान से समझना। लेट ABC बी एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ABC आपका एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, न्यून कॉन्ट्रीब्यूट, इन विच DEF आर पॉइंट ऑन BC, CA एंड AB रेस्पेक्टिवली। BC पे D, CA पे E, AB पे F, ये पॉइंट आपको दे रखे हैं। AD परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है आपका BC पे परपेंडिकुलर है, ये एंगल आपका 90, कोई समस्या नहीं। उसके बाद AE बराबर EC, यानी कि साइड AC का मिड पॉइंट दे रखा है E, ये दे रखा है आपको मिड पॉइंट। CF बाइसेक्ट्स एंगल C इंटरनली, ये जो लाइन CF है ये आपके एंगल C को इंटरनली क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। सपोज CF meets AD and DE in M and N respectively, और जो लाइन CF है ये AD को और DE को पॉइंट M और पॉइंट N पे मिलती है। FM 2, FM की वैल्यू दी है 2, MN 1, MN की वैल्यू कितनी दी है 1, NC 3, NC की वैल्यू कितनी दी है 3।
देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का पेरीमीटर क्या है, ये आपसे पूछा। ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या है, ये पूछा है। ठीक है, देखिए बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखना। अगर आप ट्रायंगल एसीएफ, त्रिभुज एसीएफ को ध्यान से देखिए, त्रिभुज एसीएफ, त्रिभुज एसीएफ दिख रहा है सबको, इस तरीके से छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ए है, ये सी है और ये एफ है, और इसमें ई क्या है, तुम्हारा मिड पॉइंट है, यानी कि ए ई और ई सी इक्वल है। ई क्या है, आपका मिड पॉइंट है, और एक लाइन इस तरीके से खींची गई है, ये ई से लेके जो एन तक जा रही है, दिख रहा है। अब यदि मैं एफ एन की बात करूं तो 2 + 1 3 हो गया, यदि मैं एनसी की बात करूं तो ये तो 3 दिया ही है, यदि मैं एफएन की बात करूं तो 2 + 1 3 हो गया, एनसी तो 3 दिया ही है। ई मिड पॉइंट है, ध्यान से देखना, ई मिड पॉइंट है। अगर ई मिड पॉइंट है तो ए से ईसी का रेशियो कितना है, 1:1। एफएन से एनसी का रेशियो देखोगे तो 3:3, ये भी कितना आ रहा है, 1:1। तो बाय द रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। यानी कि ये जो लाइन एएफ है ये तुम्हारी ईएन के पैरेलल है, यानी कि जो लाइन एबी होगी कंप्लीट लाइन, ये तुम्हारी ईडी के पैरेलल होगी। ये बात समझ में आई सबको, क्लियर है। ये जो लाइन है क्या होगी तुम्हारी एएफ, ये तुम्हारी ईडी के पैरेलल होगी, ये जो लाइन एबी है तुम्हारी ईडी के पैरेलल होगी, समांतर हो गया, दिखाई दिया सबको। ठीक, अब यहां पे बस सुनते रहना, आपके पास ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी है, दिख रहा है सबको, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में साइड एसी का मिड पॉइंट है ई, साइड एसी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से मैं एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, देखो पैरेलल लाइन है, बेस के पैरेलल जा रही है, तो जाके अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पे मिलेगी कि नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी, यानी कि बीडी और डीसी आपस में इक्वल होंगे, बीडी और डीसी की लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। कोई समस्या इसमें किसी को? अब ध्यान से सुनना, यदि हम ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखें, ये है तुम्हारा ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखें, ये डाला है मैंने यहां से परपेंडिकुलर, और ये तुम्हारा है डी, दिख रहा है डी, और बीडी की जो लंबाई है वो डीसी के बराबर आ गई, यानी कि एडी परपेंडिकुलर भी हो गया और एडी मीडियन भी हो गया, एडी परपेंडिकुलर भी हो गया, एडी मीडियन भी होगा, और ऐसा केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। यानी कि ये जो तुम्हारा एडी है, यदि तुम्हारा परपेंडिकुलर भी है, मीडियन भी है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, और एबी की वैल्यू एसी के बराबर होनी चाहिए, यानी कि एबी की वैल्यू एसी के बराबर आ गई, साइड एबी की वैल्यू साइड एसी के बराबर आ चुकी है। कोई समस्या इसमें? साइड एबी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, साइड एसी के बराबर आ चुकी है। कोई समस्या? ठीक है ना, साइड एबी बराबर साइड एसी, क्लियर? चलिए इसके बाद ध्यान से सुनना हमारी बातों को, एबी बराबर एसी आ गया। अब वन इंपॉर्टेंट थिंग, यदि हम ट्रायंगल एएफएम, देखो सीएफ तो एंगल बाइसेक्टर है, सीएफ तो एंगल बाइसेक्टर है, दिख रहा है ना, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, सीएफ तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है, एडी तुम्हारा एल्टीट्यूड है। तो यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली कि यदि मैं सीएम से एमएफ के रेशियो की बात करूं, एंगल बाइसेक्टर पे बात कर रहे हैं अभी, सीएफ एंगल बाइसेक्टर है, यदि मैं सीएम और एमएफ के रेशियो की बात करूं तो 3 + 1 4:2, यानी कि रेशियो कितना है तुम्हारा 2:1, कितना है 2:1, सीएम से एमएफ का जो रेशियो वो कितना है 2:1, दिख रहा है सबको, कितना है 2:1, क्लियर है। जो लाइन एडी है वो आपकी मीडियन भी है और वो आपका एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है, और सीएम से एमएफ का रेशियो तुम्हारा कितना है 2:1। कोई समस्या इसमें किसी को? 2:1। चलिए अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल एएफएम और ट्रायंगल एमएनडी, ट्रायंगल एएफएम दो ट्रायंगल हम बोल रहे हैं, ट्रायंगल एएफएम एंड ट्रायंगल एमएनडी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं? कैसे? ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, दिख रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल तो इक्वल हो ही जाने हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इक्वल नहीं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और एफएम से एमएन का रेशियो 2:1 है, एफएम से एमएन का रेशियो देखो, एफएम 2 है, एमएन 1 है, 2:1, तो एएम से एमडी का रेशियो भी कितना होगा, एएम से एमडी का जो रेशियो है ये भी कितना होगा तुम्हारा 2:1 होगा, एएम से एमडी का रेशियो भी कितना होगा 2:1, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं भाई। यहाँ पे एएफएम और एमएनडी पैरेलल लाइन दिख रही है आपको, एनडी और एएफ पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, 2:1 का रेशियो, एफएम 2 है, एमएन 1 है, तो एएम से एमडी का रेशियो भी कितना है 2:1। अब ध्यान से सुनना बातों को, क्या बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है, ये आपका समबाहु त्रिभुज बन चुका है, ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल। कैसे? दो साइड तो इसमें ऑलरेडी इक्वल थी, ये भी बराबर एसी। अब हमने खींचा तुम्हारा एडी एल्टीट्यूड, ये तुम्हारा मीडियन भी है और ये तुम्हारा एल्टीट्यूड भी है, वो तो हो गई, लेकिन यहां से सीएफ से खींचा हमने एंगल बाइसेक्टर, तो एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट एम पे काटते हैं, और पॉइंट एम जो है एल्टीट्यूड एडी को भी और एंगल बाइसेक्टर सीएफ दोनों को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, दोनों को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 के, 2:1 के। यदि आप यहां से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो बी और से इसको ड्रॉ करेंगे, एक यहां से C1 खींचेंगे तो भी तुम्हारा 2:1 आएगा, 2:1, एल्टीट्यूड भी 2:1 में, एंगल बाइसेक्टर भी 2:1 में, और ये तो केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में तुम्हारा एल्टीट्यूड भी वही होगा, तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर भी वही होगा, तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही होगा, तुम्हारा मीडियन भी वही होगा, और सब एक ही पॉइंट से पास होकर करेंगे। यही पॉइंट आपका सेंट्रोइड भी होगा, यही सेंटर होगा, यही सर्कमसेंटर, यही ऑर्थो सेंटर, और ये सेंट्रोइड होगा तो ये सबको 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। तो यहां पे ये रेशियो तुमको 2:1 दे रखा है, इसका एएम से एमडी का। एंगल बाइसेक्टर के केस में ये रेशियो तुमको 2:1 दे रखा है, थर्ड रेशियो भी तुम्हारा 2:1 आएगा। एंगल बाइसेक्टर, ये तो तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है, ये एल्टीट्यूड है, तो यही तुम्हारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ
इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में पॉसिबल है कि ये तुम्हारा पॉइंट जी सेंट्रॉइड हो, और सेंट्रॉइड है तो तीनों मीडियन भी हो जाएंगी, एल्टीट्यूड भी, एंगल बाइसेक्टर भी बन रहे हैं, तो ये क्या है तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि AB बराबर AC बराबर BC। ठीक है, सारी की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। अगर AB बराबर AC बराबर BC इक्विलेटरल ट्रायंगल है और FC आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये तुम्हारा एल्टीट्यूड भी होगा, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा, और अगर ये एल्टीट्यूड होगा तो ये ट्रायंगल की हाइट भी होगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है, √3/2a, जो किसके बराबर दिया है तुमको, 2 + 1 3 + 3 6। यहां से a बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 12/√3, a बराबर कितना आ जाएगा 12/√3। क्लियर, आपसे पूछा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हो जाएगा 3 यानी कि 36/√3, 36/√3 यानी कि कितना 3 12 × 3/√3, √3 से 3 √3 टाइम्स कट जाएगा, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा तुम्हारा 12√3, पेरीमीटर कितना आएगा आपका 12√3। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी को, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक है ना, कि जब आपका ये ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, √3/2 हाइट होती है 6 के बराबर, a बराबर 12/√3, आपको निकालना है पेरीमीटर, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से 3 √3 टाइम्स कट गया, क्या का पेरीमीटर 12√3। क्लियर, तो बहुत आसान और शानदार क्वेश्चन था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 एक वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, और 27 28 दोनों सेम पैटर्न पे हैं, लगभग क्वेश्चन, आपको बड़े ध्यान से प्यार से समझना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपके एक ट्रायंगल दिया एबीसी इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, PA² बराबर PB² + PC², और PA का स्क्वायर जो है वो PB² + PC² के इक्वल दिया है। ठीक है, फाइंड एंगल BPC, आपसे एंगल BPC की वैल्यू पूछेगी, एंगल BPC की वैल्यू क्या है। देखिए PA² बराबर PB² + PC² ट्रिपलेट बनाएगा, तो मैं ऐसे मान सकता हूं कि PA की वैल्यू 5 है, थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि PA की वैल्यू 5 है, और ये PB की वैल्यू 3 है, और ये जो PC है PC की वैल्यू 4 है, ऐसा मान लिया मैं थोड़ी देर के लिए, 5 3 और 4 ऐसे मान लिया। आपसे जो पूछा है वो एंगल BPC पूछा है, कि एंगल BPC कितना होगा, इस एंगल के बारे में पूछा है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। PA थोड़ी देर के लिए मैंने 5 मान लिया, वो 5 का स्क्वायर 25, PB 3 मान लिया, 3 का स्क्वायर 9, PC 4 का स्क्वायर 16। आपसे ये एंगल पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का एक फिक्स पैटर्न मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। ये है ट्रायंगल BPC, सपोज ये एंगल आपका थीटा है, सपोज ये एंगल आपका थीटा है, 5 को मत छेड़िए, ट्रायंगल BPC को ध्यान से देखिए, ये सपोज ये एंगल आपका थीटा है, ट्रायंगल BPC सबको दिखाई दे रहा है, ये एंगल थीटा, इस साइड 3 है, इस साइड 4 है। तो यदि मैं ट्रायंगल BPC को ऐसे रोटेट करके, क्या मैं यहां पे शिफ्ट नहीं कर सकता, इस तरीके से हम इसको यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको यहां पे शिफ्ट हम इस तरीके से ये कर सकते हैं, इसको पॉइंट मान लेते हैं, ये सपोज आपका क्यों है, ट्रायंगल BPC एकदम कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्रायंगल किसके, AQC के एकदम कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर ना, जस्ट इसको शिफ्ट कर यहां पे रोटेट करके यहां पे शिफ्ट कर दिया, कैसे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो साइड BC तो साइड AC के इक्वल होगा ही, तो ऐसे रोटेट कर इसको हमने यहां पे चिपका दिया, चिपका सकते हैं, कोई समस्या इसमें किसी को। ध्यान से देखना, अगर ये तुम्हारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये आप जो आपका एंगल BPC है, जो आपका एंगल BPC है, सेम टू सेम आपका एंगल AQC बनेगा, एंगल AQC, जो एंगल आपका BPC है वही एंगल आपका AQC रहेगा, जस्ट इसको रोटेट करके यहां पे सेम ट्रायंगल बनाते हैं, यहां पे भी बना सकते थे, इस साइड पे भी कोई दिक्कत नहीं, बस 5 को नहीं चढ़ना। क्लियर है, कोई समस्या इसमें। चलिए उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्लियर है कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल है थीटा थीटा, दोनों एंगल सेम सेम होंगे। क्लियर है, थीटा यहां पे ये है आपका थीटा के सामने यहां पे 3 है, थीटा के सामने ये 3, और ये साइड कितनी हो जाएगी तुम्हारी 4, 3 और 4, AQ 3 है, QC 4 है। क्लियर है, चलिए अगर थोड़ी देर के लिए हम P से Q को मिला दें तो इस तरीके से मिल जाएगा, P से Q को मिला दिया हमने थोड़ी देर के लिए। क्लियर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो पूरा तो 60 डिग्री होगा, ये थीटा है, तो छोटू एंगल फिर कितना बचा होगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बचा होगा, ये वाला एंगल बचा आपका 60 माइनस थीटा डिग्री का, कितने का 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा, ये 60 माइनस थीटा, ये थीटा है, तो सम कितना होगा 60, दोनों का टोटल सम कितना होगा 60, तो कंप्लीट एंगल ये कितने डिग्री का बन गया, ये कंप्लीट एंगल बन गया आपका 60 डिग्री का, 60 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 60। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, दोनों 60 60 के हो गए, ये 60 ये 60 ये 60, ओके 4, ये साइड भी 4 है, ये साइड भी 4 है, ये 60, तो ये दोनों तो इक्वल इक्वल 60 60 के ही बचे, यानी कि ट्रायंगल PCQ क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज 60 60 60, तो ये छोटू एंगल तो मेरा आ गया ये 60। अगर ये 60 60 60 ये 4 है तो तुम्हारा PQ भी 4 होना चाहिए भाई, तुम्हारा PQ भी कितना होना चाहिए, ये भी 4 होना चाहिए, PQ भी 4 होगा। अगर अब मैं ट्रायंगल APQ त्रिभुज APQ को ध्यान से देखो, तो ये कितना है तुम्हारा 5, ये कितना है तुम्हारा 4, ये तुम्हारा कितना है 3 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, सभी को पता है। 5 सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के सामने ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का होगा, कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये 90 है, ये 60, तो पूरा कंप्लीट एंगल 90 प्लस 60 कितना हो गया, एंगल AQC 90 प्लस 60 होगा 150 डिग्री, कितना होगा एंगल AQC 90 प्लस 60 कितना होगा 150 डिग्री, एंगल AQC कितना 150 डिग्री। अगर एंगल AQC 150 है, दोनों ट्रायंगल AQC ट्रायंगल BPC कॉन्ग्रुएंट 150, तो एंगल BPC ये भी कितना है आपका 150 डिग्री, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, 150 डिग्री। सो बहुत शानदार क्वेश्चन था, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा एक्सटेंशन है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिए गए चित्र में जो एबीसी दिख रहा है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके इनसाइड कोई पॉइंट ओ है, ओए दिया है 5, बीओ दिया है 3, ओसी दिया है 4, तो आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का एरिया पूछा है। सेम वही चीज करनी है जो आपने अभी की, ये जो ट्रायंगल बीओसी है इसको शिफ्ट करके आप यहां पे शिफ्ट कर दीजिए, जैसे हमने यहां पे किया, कर सकते हैं।
इस तरीके से इसको उठा के यहां पे शिफ्ट कर दिया, कर सकते हैं सेम वही चीज। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्लियर? यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। करोगे तो ये साइड कितनी आएगी 4, ये साइड कितनी आएगी आपकी 3, ये आएगा 4 और 3। और ये बीच वाला एंगल मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, ये एंगल कितना आएगा आपका 150 डिग्री, ये आएगा बीच वाला एंगल 150 डिग्री। बीच वाला एंगल कितने का आएगा 150 डिग्री का। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बीच वाला एंगल कितना आया था तुम्हारा 150 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये कितना है आपका 150 डिग्री, कोई समस्या? और ये साइड 3 है, ये साइड आपकी 4 है। यदि हम स्क्वायर की साइड को थोड़ी देर के लिए एसी को क्या मान ले, स्मॉल ए मान ले, स्क्वायर की साइड को हम स्मॉल ए मान ले, तो हमको ट्रायंगल दिख रहा है, इस पर हमको क्यों बोला था ट्रायंगल ए क्यू सी, ट्रायंगल ए क्यू सी दिख रहा है, हम कोसाइन रूल लगा सकते हैं। ये साइड 3 है, साइड 4, 150 डिग्री का एंगल है, एसी तुम्हारा ए, कोसाइन रूल लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा cos 150 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू 3 इंटू 4, यही लगेगा। cos 150 डिग्री बराबर आजू बाजू वाली साइड की स्क्वायर का सम माइनस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू 3 इंटू 4। cos 150 डिग्री का मतलब cos माइनस का cos 30 और माइनस का cos 30 का मतलब माइनस का √3/2, कितना हो जाएगा माइनस का √3/2, 2 से 2 कट गया, 4 3 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 12√3 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, 25 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर आएगा तो ए स्क्वायर बराबर आएगा 25 प्लस 12√3, ए स्क्वायर आएगा 25 प्लस 12√3। ये आपसे ए स्क्वायर आ गया। यदि आपसे स्क्वायर इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पूछा होता तो आप अंडर रूट कर लेते, ठीक है। आपसे पूछा एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता क्या है √3/4 ए स्क्वायर, कुछ नहीं करना, दोनों तरफ से √3/4 और चिपका दो, दोनों तरफ से √3/4 और चिपका दो, चिपका दिया हमने √3/4, ये आ गया यहां से 25 प्लस 12√3 इंटू √3/4, ये बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे तो क्वेश्चन इसको और भी बहुत टाइप के बनते हैं, लेकिन आपके एसएससी सीजीएल के पेपर में मैक्सिमम इसी लेवल का सवाल आएगा 3 4 5 जिसमें आपको ट्रिपलेट दे रखा हो। अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा हो सकता है, उतनी देर का सवाल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे ध्यान से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29, इसको देखने से पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन समझेंगे, ध्यान से देखना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आ चुका है, और ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट है, जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सवाल दिखाया हमने 10 बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक। चलिए थोड़ा सा डाटा चेंज किया, नथिंग एल्स। अच्छा देखिए इधर, सपोज मैं आपको फॉर एग्जांपल एक सवाल देता हूं कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, समबाहु त्रिभुज एबीसी, ठीक है ना। और यहां पे आपने कोई सीवन खींच दी रैंडम एडी, इस तरीके से खींच दी सीवन एडी, ठीक है ना। चलिए, और आपसे बोल दिया कि बीडी बराबर है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और डीसी जो है ये है तुम्हारा सपोज 10 सेंटीमीटर, बीडी 7 मान लिया, डीसी 10 मान लीजिए, और आपसे पूछ लिया कि एडी स्क्वायर, ये जो सीवन है एडी स्क्वायर का एबी स्क्वायर से रेशियो क्या है, एडी स्क्वायर बटे एबी स्क्वायर क्या है, करिए एडी स्क्वायर से एबी स्क्वायर का रेशियो क्या है, इसको पॉज करके करने की कोशिश करना। एडी स्क्वायर से एबी स्क्वायर का रेशियो क्या है आपसे पूछ लिया। देखिए चाहे एबी स्क्वायर पूछे, चाहे बीसी स्क्वायर, चाहे सी स्क्वायर, एडी स्क्वायर बटे एबी स्क्वायर दे सकता है, एडी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर दे सकता है, एडी स्क्वायर बटे एसी स्क्वायर दे सकता है, कुछ ही दे सकता है। यहाँ पे बीडी सीडी की लेंथ दी है, यहाँ पे बीडी और डीसी का रेशियो भी दे सकता है कि बीडी 7 है और डीसी 10 है, इनका रेशियो वो 7:5:10 है। अब बता दीजिए एडी स्क्वायर बटे एबी स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे तरीका है जो स्टूडेंट ज्यादा लगाते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये साइड दे रखी है तो वहां से एल्टीट्यूड आ जाएगा, फिर यहाँ पे पाइथागोरस लगा के तब एडी निकालते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसा नहीं करना, आपको कोई एल्टीट्यूड वगैरह नहीं डाला, सिंपल सी चीज आपको समझनी है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको स्टुअर्ट थ्योरम और उसके जो रिजल्ट बताए थे वहां पे हमने आपको काफी सारे प्रूफ करवाए थे। हमने आपको बताया था स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सपोज एक आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, यदि मैं इसमें कहीं भी कोई सीवन खींचता हूं, एडी एक्स है, ये तुम्हारा ए है, ये आपका बीडी एम है, डीसी एन है, तो मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन, यही हुआ कि नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन, ये बताया था स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्टुअर्ट थ्योरम जब हमने समझाई थी, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन, क्लियर है, बताया था। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ट्रू था, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो आइसोसेलेस होता है, तो ये केस जो है, ये रिजल्ट आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी लगना चाहिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बीडी यदि 7 यूनिट है, डीसी यदि 10 यूनिट है, तो ए भी तुम्हारा ये भी 17 यूनिट होगा, एसी भी 17 यूनिट होगा, और बीसी भी 17 यूनिट होगा, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर आपको एडी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और बटे एबी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक लाइन में आप सिंपल सा आंसर लिख सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एडी स्क्वायर, देखिए स्क्वायर की कंप्लीट साइड कितनी है, सॉरी इस ट्रायंगल की कंप्लीट साइड कितनी है, 17, ये कितना, एबी भी 17, एसी भी 17, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस एम इंटू एन, ये कितना है 7, ये कितना है 10, तो 17 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 10, ये तो हो जाएगा एडी स्क्वायर की वैल्यू बटे एबी स्क्वायर, एबी क्या है तुम्हारा स्क्वायर की साइड जो कि कितनी है 17, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 10 इंटू 7 70 बटे 289, कितना आ जाएगा आपका आंसर 219 बटे 289, ये आपका आंसर है। देखिए कितना इजीली सॉल्व होगा, 219 बटे 289, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। एबीसी इक्विलेटरल था, ये 17 दिया था, तो ये भी 17 हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस भी है, तो एडी का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, चाहिए साइड ले लो, चाहिए दोनों की बात है, 17 का स्क्वायर माइनस एम इंटू एन, 7 इंटू 10, ये एडी स्क्वायर आ गया, एबी स्क्वायर आपको पता ही है 17 का स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। ऐसे आपको सवाल को अप्लाई करना है, परपेंडिकुलर डाल के, यहां से एल्टीट्यूड डाल के, इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आपका सवाल सॉल्व हो सकता है, पर उसको आप इग्नोर करें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन था हमारा
इन ट्रायंगल एबीसी के इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें बीडी से डीसी का रेशियो कितना दिया 3:5, यानी कि बीडी यदि 3 है तो डीसी कितना दिया आपको 5, बीडी से डीसी का रेशियो 3:5। एडी बाई एसी की वैल्यू पूछेगी, एडी से एसी का अनुपात क्या होगा, एडी C1 है, एसी साइड है। तो मुझे पता है भाई कि एडी स्क्वायर बटे एसी स्क्वायर निकालना बड़ा सिंपल है कि नहीं, एडी स्क्वायर बटे एसी स्क्वायर, क्योंकि एडी का जो स्क्वायर होगा, देखिए बीडी 3 है, डीसी 5 है, तो ए भी टोटल 8 यूनिट हो जाएगा, एसी भी 8 यूनिट हो जाएगा, बीसी भी 8 यूनिट। तो एडी स्क्वायर जो होगा वो 8 का स्क्वायर माइनस 3 × 5 बटे 8 स्क्वायर, यही होगा कि नहीं, कोई डाउट किसी को, बटे 8 स्क्वायर यही होगा कि नहीं, ठीक है ना। एसी तो आपका 8 ही है, 8 का स्क्वायर क्लियर है ना। चलिए 8 का स्क्वायर 64 और 3 पंजे 15, तो 64 माइनस 15 कितना हो गया 49, और 49 मतलब क्या होता है 7। तो एडी स्क्वायर जो हो गया वो हो गया आपका 7 स्क्वायर बटे 8 स्क्वायर, ये हो गया ना 7 स्क्वायर बटे 8 स्क्वायर, अंडरूट लेंगे दोनों तरफ से, तो एडी बाई एसी जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 7 बटे 8, एडी बाई एसी कितना आ जाएगा आपका 7 बटे 8, फर्स्ट ऑप्शन किधर है, कितना आएगा आपका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन 7/8 क्लियर। सो बहुत आसान क्वेश्चन था, एडी बाई एसी की वैल्यू आप वर्बली निकाल सकते हो 7/8, 64 माइनस 3 × 5 15, 49 बटे 64 हो गया, तो तुम्हारा अंडररूट लोगे तो 7/8 आंसर आ गया, क्लियर भाई। चलिए आगे नेक्स्ट, यस क्वेश्चन नंबर 30 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया, 10 बार पूछा गया सवाल है, सेम क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए एसएससी में भी आ सकता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल के बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह आती है उनसे इंस्पायर होते हैं। लेट ट्राइंगल एबीसी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है आपका एबीसी, ठीक है, कोई समस्या नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, बीसी को साइड को प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट डी तक, तो बीसी को डी तक प्रोड्यूस किया गया इस तरीके से कि बीसी बराबर 2CD, बीसी सीडी का डबल है, यानी कि सीडी की वैल्यू यदि 1 है तो बीसी की वैल्यू 2 है, सीडी की वैल्यू यदि 1 है तो बीसी की वैल्यू 2 है। आपसे पूछा है एडी स्क्वायर क्या होगा, ए से डी को मिलाएंगे, आपसे एडी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एडी स्क्वायर, जो कांटा डिस्टेंस है एडी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी सीडी स्क्वायर की टर्म में, सीडी स्क्वायर की टर्म में। तो चाहे तो आप यहां पे जैसे 60 है, ये 120 है, आप यहां पे कोसाइन रूल लगा सकते हो, इतना कुछ नहीं करना, ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आप यहां से इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल दो, सपोज ये ई हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ये मैंने 2 यूनिट मान लिया, बीसी हमने 2 मान लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है, सीडी आपका 1 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड यदि 2 है तो हाइट ए कितना हो जाएगा √3, हाइट ए कितना हो जाएगा √3, क्लियर है कि नहीं। अब ये परपेंडिकुलर है, इसको इक्वल इक्वल डिवाइड भी करेगा, तो बीई भी 1 और ये तुम्हारा ईसी भी 1, ईसी की लंबाई कितनी आ गई 1, ईसी की लंबाई कितनी आ गई 1। हमको चाहिए ट्रायंगल एईडी, त्रिभुज एईडी को ध्यान से देखो, ट्रायंगल एईडी में, ट्रायंगल एईडी में एडी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एडी का स्क्वायर आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। भाई ट्रायंगल एडी एईडी में क्या लगा दिया हमने, पाइथागोरस लगा दिया, √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कोई समस्या इसमें, बहुत आसान है, देखिए √3 हाइट है और ये 1 + 1 2 है, √3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहां से एडी स्क्वायर कितना आएगा 3 + 4 7, एडी स्क्वायर कितना आएगा 3 + 4 7, एडी स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई, 7 का मतलब होता है शायद 7 × 1, तो एडी स्क्वायर बराबर 7, और 1 मतलब क्या है तुम्हारा सीडी स्क्वायर, तो एडी स्क्वायर आ गया तुम्हारा बहुत इजीली 7CD स्क्वायर, डी ऑप्शन, एडी स्क्वायर बराबर 7CD स्क्वायर, क्लियर है। सो बहुत आसान कंसेप्चुअल और इजी क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड करने का ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यस क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखना, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी एओ बीओ एंड सीओ आर द एंगल बाइसेक्टर्स मीट एट द इन सेंटर ओ, ठीक है। तो आपके पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, समबाहु त्रिभुज है आपके पास, ये ए बी और सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। उसके बाद एओ बीओ सीओ आर द एंगल बाइसेक्टर मीट एट द इन सेंटर ओ, एंगल बाइसेक्टर खींचा हमने एओ, ये बीओ और ये सीओ, एंगल बाइसेक्टर एओ बीओ सीओ, तीनों एंगल बाइसेक्टर हमने खींचे हैं, और तीनों एंगल बाइसेक्टर जाके एक दूसरे को पॉइंट ओ पे मिलते हैं, तो ओ क्या हो जाएगा आपका इन सेंटर। डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एओ बीओ एंड सीओ रेस्पेक्टिवली, एओ का मिड पॉइंट हो गया डी, बीओ का मिड पॉइंट हो गया ई, और सीओ का मिड पॉइंट हो गया एफ, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। ए सर्कल विद सेंटर ओ पासेस थ्रू डी ई एंड एफ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है वो तुम्हारा डी ई और एफ इनसे पास करता है, एक सर्कल है इसका सेंटर ओ है वो डी ई और एफ से पास करता है, दिस सर्कल का एरिया 3 पाई दे रखा है, और सर्कल का जो क्षेत्रफल है वो 3 पाई दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है सर्कल का 3 पाई। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या है, ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या है। देखो बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, यदि ट्रायंगल सॉरी यदि वो जो सर्कल है, सर्कल का एरिया 3 पाई है, तो जो सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी √3, सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी √3 में, सर्कल का एरिया होता क्या है पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या है यहाँ पे √3 का स्क्वायर, आर क्या है तुम्हारा √3 दिख गया कंपैरिजन से √3, तो रेडियस कितनी आएगी √3। अब हमको सर्कल की जो रेडियस है डीओ वो कितनी दिख रही है √3, रेडियस कितनी दिख रही है √3, और ये जो तुम्हारा एओ है, एओ का मिड पॉइंट है डी, तो अगर ये √3 है तो एडी भी आपका √3 होगा, तो कंप्लीट एओ कितना हो गया तुम्हारा 2√3, कंप्लीट एओ कितना हो गया तुम्हारा 2√3। चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तुम्हारा एओ एंगल बाइसेक्टर है, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये तुम्हारा एल्टीट्यूड भी जाएगा डी, एल्टीट्यूड भी जाएगा जी, एल्टीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा, ये दूसरा नाम देते हैं इसको एपी, एल्टीट्यूड हो जाएगा एपी, ये 2√3 है, वो तुम्हारा इन सेंटर है, सेंट्रॉइड भी होगा, तो एपी तुम्हारा कितना हो जाएगा √3, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 2√3 प्लस √3, हाइट कितनी आएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3√3, सिंपल सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी आएगी 3√3, देखो 2√3 प्लस √3, हाइट कितनी आएगी 3√3, यदि हाइट 3√3 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी हो जाएगी 6,
कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। वर्बली बता सकते हो, मैंने आपको बता रखा है यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो हाइट √3, यहां पे हाइट 3 √3 है, 3 गुना तो हाइट भी 3 गुना क्या होना चाहिए 6, बात खत्म। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 है, आपसे पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना है 6 3 18 है, बी ऑप्शन क्लियर है कि नहीं, साइड भुजा का 3 गुना 6 3 18 है, ठीक है भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत बढ़िया इजी क्वेश्चन है, देखिए फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, आपको एक समबाहु त्रिभुज दिखाया गया एबीसी, डी एंड ई आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ एओ एंड ओबी, एओ और ओबी का मिड पॉइंट्स है डी और ई, ठीक है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो क्या होगी, डीई जो है वो आपका 3 यूनिट है, डीई क्या है आपका, ये 3 यूनिट दिया है, डी की लंबाई कितनी दी है 3। अच्छा पहली बात, ये जो सर्कल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का है ये इन सर्कल, क्या है आपका इन सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का क्या है ये इन सर्कल, कोई डाउट किसी को। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल है तो ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर रहा होगा, ये भी तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर रहा होगा, और ये ओ क्या रहा होगा आपका इन सेंटर, ओ क्या रहा होगा आपका इन सेंटर, ओ क्या रहा होगा आपका इन सेंटर। यदि ओ इन सेंटर है तो ये जो एंगल है आपका कितने का रहा होगा 120 डिग्री का, कितने का रहा होगा 120 डिग्री का, कोई समस्या, कितने का एंगल होगा 120 डिग्री का, देखा सबको कितने का एंगल होगा 120 डिग्री का, ठीक है भाई, ये एंगल हो गया आपका 120 डिग्री का, दिस एंगल इज 120, क्लियर। चलिए उसके बाद ये एंगल आपका 120 डिग्री का आएगा। अच्छा आपको क्या पूछा, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या है, ठीक। तो अगर ये एंगल आपका 120 डिग्री का है, कैसे 90 प्लस e/2 वाला फॉर्मूला लगाया, 60 और 90 प्लस 30/2 तो कितना जाएगा आपका 120, ठीक। इसके बाद ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल ही होगा, तो ये एंगल इसके इक्वल, तो ये 30 30 हो गया, 120 30 30, क्लियर है भाई, 120 30 30, ठीक। चलिए अब 120 30 30 का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, यदि 120 डिग्री के सामने 3 है तो 30 के सामने कितना होगा √3, 30 के सामने कितना होगा √3, कोई समस्या किसी को, √3, क्लियर। तो यदि आपका ये √3 है, यहां पे आपकी क्या आ गई साइड आ गई, इसकी क्या आ गई तुम्हारी सर्कल की रेडियस आ गई √3, आपसे पूछा सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r, और r का मतलब √3, तो 2 पाई √3 आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 पाई √3, क्लियर, कोई डाउट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 33 ना, क्वेश्चन नंबर 33, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीन भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर हैं, इक्वल सर्कल्स वर ड्रॉन अबाउट द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, तो इक्वल सर्कल खींचे गए हैं तीनों वर्टिसेस के अबाउट, सो दैट ईच टच ऑफ द अदर टू, जो ईच सर्कल जो अदर टू को टच कर रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्पेस इनक्लोज्ड बिटवीन दीज सर्कल्स, इन सर्कल्स के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है वो आपको बताना है। बात ध्यान से देखने की, इक्वल सर्कल वर ड्रॉन अबाउट दी 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के अबाउट खींचे गए हैं, ठीक। तो सपोज ये आपके पास है एक ट्रायंगल ABC, ये आपके पास एक ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। इसकी भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर दी हैं, तो यहां पे तीनों वर्टिसेस को सेंटर मान के 3 सर्कल खींचे गए, तो जैसे सपोज एक सर्कल फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका, दूसरा सर्कल सपोज आपका फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा, तीसरा सर्कल सपोज आपका ये हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से तीनों सर्कल खींच जाएंगे, तो उनके बीच में ये जो एरिया इनक्लोज्ड रहेगा ना, ये आपसे पूछा है, ये जो एरिया इनक्लोज्ड है ये आपसे पूछा है तीनों सर्कल्स के बीच में, ठीक है ना, ये वाला एरिया। वैसे तो ये सवाल मेंसुरेशन का है, मेंसुरेशन में मैं आपको सिखाऊंगा अभी, बट इसको फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, यदि मैं देखो सभी को पता है कि ये होता है सर्कल, और ये है सर्कल का सेंटर O, सेंटर से यदि मैं सर्कमफेरेंस से किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाऊं OAB, ये क्या होता है सर्कल का सेक्टर, क्या होता है सर्कल का सेक्टर, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो यदि ये सेक्टर जो है ये तुम्हारा सेंटर पे एंगल, यदि ये सपोज थीटा बनाता है, कितना बनाता है सेंटर पे एंगल ये थीटा बनाता है, थीटा इन डिग्रीज में थीटा बनाता है, तो सभी को पता है कि जो सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हम सिर्फ एक सेक्टर ले रहे हैं, सर्कल का एक पार्ट ले रहे हैं, तो पूरा कंप्लीट एंगल कितना है ये 360 डिग्री का, 360 डिग्री में से हम सिर्फ थीटा पार्ट ले रहे हैं, तो आउट ऑफ 360 डिग्री हम सिर्फ थीटा डिग्री सेक्टर ही ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री, ये बात आपको पता होगी। यदि मुझे ये शेडेड रीजन निकालना है तो मुझे पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में से इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा, आ जाएगा। पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी आपको 7 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, इसमें से माइनस करना है मुझे तीनों सेक्टर का एरिया, क्लियर है कि तीनों सेक्टर का टोटल एरिया। अच्छा ये एंगल कितने का है 60 डिग्री का, ये एंगल कितने का है 60 डिग्री का, ये एंगल कितने का है 60 डिग्री का, कोई समस्या। तीनों सेक्टर की रेडियस कितनी है 7/2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 7 है तो रेडियस 7/2 7/2 7/2 हाफ हाफ हो जाएगा, रेडियस 7/2 7/2 7/2 हाफ हाफ हो जाएगा, रेडियस 7/2 7/2 7/2 हाफ हाफ हो जाएगा, कोई समस्या किसी को 7/2 7/2 7/2 क्लियर है। रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7/2 7/2 7/2 ये हो जाएगा हाफ हाफ हो जाएगा। तो यदि मैं देखो 60 60 60 टोटल कितने एंगल हो गया 180 डिग्री, पूरे सर्कल के एरिया का कितना हो गया हाफ हो गया कि नहीं 60 60 60 सेमी सर्कल बन गया, पूरे एरिया का क्या हो गया हाफ हो गया, क्लियर ना पूरे सर्कल के एरिया का। तो आपको सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस है 7/2, तो पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर होगा एरिया,
क्लियर है, पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 60 60 60 टोटल 180 डिग्री एंगल बनना है, यानी कि सेमी सर्कल है, यानी कि आपको इसका सर्कल के एरिया का 1/2 और करना पड़ेगा, हाफ और करना पड़ेगा, 1/2 और करना पड़ेगा। कोई समस्या इसमें किसी को? बाई 2। क्लियर, सबको बात समझ में आई यहां तक? ठीक है भाई, इसका तीनों को जब आप एरिया मिला के जोड़ोगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का एरिया निकाल, मैंने उसका हाफ कर दिया। कैलकुलेशन कर लोगे आप, सिंपल सा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, 1.96, सेकंड ऑप्शन सॉरी, 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, सो बहुत आसान और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, आपके मेंसुरेशन में भी आया और हमने ज्योमेट्री में भी एक्सप्लेन किया, मेंसुरेशन भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझना है आपको। ठीक, देखिए क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि 2 सर्कल्स आर प्लेस्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिखा है, इसके अंदर 2 सर्कल डाले गए हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल टू दैट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो छोटू सर्कल है, छोटू सर्कल के एरिया का इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से क्या रेशियो है, ये आपसे पूछा है। छोटू सर्कल के एरिया का इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से क्या रेशियो है, ये आपसे पूछा है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि छोटू सर्कल की रेडियस होती है 1, तो ये मोटू सर्कल की रेडियस होती है 3 और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है 9। ये कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन आता है तो आप 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि ये चीज आई कहां से। अच्छा, छोटे सर्कल की रेडियस सपोज मैंने 1 मान ली। छोटे सर्कल की रेडियस क्या मान ली मैंने? सपोज 1 मान ली, अपनी मर्जी से 1 मान ली, कुछ ही मान सकते हैं, आर बार कुछ भी। छोटे सर्कल की रेडियस मैंने 1 मान ली। यहां से यदि आप इसको मिलाओगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों सर्कल्स के सेंटर हो जाएंगे, सेंटर। ये लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर भी होगी, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। ये होगी आपकी टेंजेंट, ये होगा 90 डिग्री का। ये होगी टेंजेंट, ये होगा 90 डिग्री का। क्लियर है? ये स्मॉल आर है, कोई डाउट इसमें? तो 30 90 60, यदि 30 के सामने 1 तो 90 के सामने 2, यहां से आप तक की डिस्टेंस कितनी आएगी? 2 आएगी। 2 यदि मैं इस वाले ट्रायंगल में बात करूं, जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, 30 के सामने आर, तो 90 के सामने ये डिस्टेंस यहां से आप तक की कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर, ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर। कोई समस्या किसी को? सभी को पता है 30 के सामने आर तो 90 के सामने 2 आर। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो उनके सेंटर के जो बीच की दूरी होगी, उनकी रेडियस का सम होगी, तो उनके सेंटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 1 प्लस आर। सेंटर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? उनकी 1 प्लस आर। क्लियर है कि नहीं? कोई समस्या इसमें? अगर आप ध्यान से देखो तो 2r बराबर होना चाहिए आपका 2 प्लस 1 प्लस आर। यहां से r बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। r बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। कोई समस्या? r यदि 3 आ गया तो ये कांटा डिस्टेंस तुम्हारी कितनी आ गई? 3। 2r यानी कि ये आ गया तुम्हारा 6। 2r आ गया 6, तो 6 प्लस 3 कंप्लीट हाइट ये कितनी होगी तुम्हारी? 9। देखिए पूरा कॉम्बिनेशन आपका आ गया, पूरा कॉम्बिनेशन आपका हमने प्रूफ करके दिखाया। ये 1 है, ये तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा कितना है? 9 है। आपसे छोटे सर्कल के एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है, इजीली 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। छोटे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1 का स्क्वायर। क्लियर है भाई? आपको चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी है? 9। तो साइड कितनी होगी? 6√3। साइड कितनी होगी? 6√3। कैसे? कि हमने आपको एक चीज बता रखी है कि यदि तुम्हारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो हाइट जो होती है वो √3 होती है। यदि मैं दोनों तरफ 3√3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3√3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 9 बनेगा। 3√3 इंटू √3 9 होता है। यानी कि यदि हाइट 9 है तो साइड कितनी होनी चाहिए? 6√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई 6√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4, भुजा का वर्ग यानी कि 36 इंटू 3, 4 नाम 36, आंसर आ गया पाई बटे 27√3। तो छोटू सर्कल के एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या है? पाई रेशियो 27√3। पाई रेशियो 27√3। ठीक है, अगर आपको कॉम्बिनेशन याद होता तो आप इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लेते। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। इन द फिगर गिवन बिलो एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर आर इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। तो जाहिर सी बात है, छोटा सर्कल इसकी रेडियस 4 दे रखी है, मोटा सर्कल इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? आपको 12 दे रखी है। तो आपसे व्हाट इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पूछिए, देखते ही आंसर बता सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। 24√3 और मेंस 2017 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है ना? 24√3। हमें कोई मतलब ही नहीं है 4 है ये 12 है, तो 1:3 के रेशियो में होगा। हमको बस इससे मतलब होना चाहिए कि ये जो मोटू सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है? तुम्हारी 12 है। इसकी रेडियस 12 है। सभी को पता है कि यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो उसकी जो इन रेडियस होती है वो कितनी होती है? 1/√3। उसकी रेडियस कितनी होती है? 1/√3 होती है। यहां पे रेडियस कितनी दी है? 12। तो दोनों तरफ यदि मैं 12√3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ यदि मैं 12√3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किससे? सॉरी, 12√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी हो जाएगी? 24√3 और इन रेडियस कितनी बचेगी? तुम्हारी 12। यानी कि रेडियस 12 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी? 24√3। सी ऑप्शन आपका आंसर हो। इजीली वर्बली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। इन द फिगर गिवन बिलो AOE इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए चित्र में जो AOE है ये एक समबाहु त्रिभुज है विद साइड 8 यूनिट, जिसकी भुजा 8 यूनिट है। B एंड D आर द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट AC एंड OE रेस्पेक्टिवली। AC एंड OE रेस्पेक्टिवली। तो AB का मिड पॉइंट है B और OE का मिड पॉइंट है ये तुम्हारा D। ठीक है, उसके बाद BD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और एक सर्कल खींच दिया जिसका डायमीटर क्या है? तुम्हारा BD है। ठीक है, विद सेंटर F, जिसका सेंटर जो है वो तुम्हारा F पॉइंट है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? शेडेड रीजन का एरिया क्या है? देखिए बहुत आसान सवाल है। पहली बात तो ध्यान से देखिए, ये क्या है? तुम्हारा B मिड पॉइंट है, D क्या है? ये भी मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट है। B मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है।
क्लियर है कि नहीं? बी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है। तो यहां पे आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ओबीडी और ट्रायंगल ओएई। दोनों सिमिलर होंगे, दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं? क्योंकि आपको पता है ये जैसे आपका एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है सपोज एबीसी, इसका मिड पॉइंट है डी, इसका मिड पॉइंट है ई, दोनों ही क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये ट्रायंगल 1 और पूरा कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया 4, तो आपके नीचे जो ट्रेपेजियम बना, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? 3 यूनिट। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे मुझे शेडेड एरिया चाहिए, तो शेडेड एरिया आएगा कैसे? यदि मैं ट्रेपेजियम एईडीबी के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, यदि मैं सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा शेडेड एरिया बचेगा। यदि मैं सेमी सर्कल का एरिया घटा दे तो शेडेड एरिया बचेगा कि नहीं? कोई समस्या इसमें? बस क्वेश्चन खत्म। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी दी है? 8। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 16√3। वर्बली बता सकता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 16√3। सभी को पता है कि यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो, तो मैंने बता रखा उसको, तो एरिया क्या आता है? √3। यहां पे साइड किया मैंने 8, 4 गुना साइड कर दी तो एरिया 16 गुना एरिया कितना हो जाएगा? 16√3। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंप्लीट का एरिया 16√3 है। बट यदि मुझे ट्रेपेजियम, यदि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का एरिया चाहिए जो नीचे ट्रेपेजियम दिख रहा है एईडीबी, ट्रेपेजियम एईडीबी का एरिया चाहिए, तो 16√3 का भाई कितना करना पड़ेगा? 3/4 पार्ट होगा ना, 3/4, पूरा 4 यूनिट है, 3 यूनिट है, कितना है तुम्हारा? 12√3। आंसर जो होगा 12√3 माइनस समथिंग होगा। तो ये तो आपके आंसर है ही नहीं, दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। 12√3 आ गया आपके ट्रेपेजियम का एरिया, मुझे सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है, क्वेश्चन खत्म। तो जो हमारा शेड एरिया होगा, अच्छा बी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 8 है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से, मध्य बिंदु प्रमेय से मिड पॉइंट थ्योरम से बीडी की लंबाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। यानी कि सर्कल का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर होगा। अगर सर्कल का व्यास 4 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 है, तो सर्कल की रेडियस 2 होगी। अगर सर्कल की रेडियस 2 है तो जो सर्कल की रेडियस 2 है, तो जो आपका शेडेड रीजन होगा वो कितना होगा? ध्यान से देखेंगे, 12√3 माइनस पाई इंटू 2 का स्क्वायर बटे 2। सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना, पूरे सर्कल का एरिया, पाई इंटू 2 का स्क्वायर। आपको सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना तो बटे 2 भी करना पड़ेगा। 2 से आपका 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 12√3 माइनस 2 पाई। ए ऑप्शन 12√3 माइनस 2 पाई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है। सेमी सर्कल की रेडियस है कितनी? सेमी सर्कल की रेडियस है 2, तो पूरे सर्कल का एरिया पाई इंटू 2 का स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया बटा 2 करोगे तो 12√3 माइनस 2 पाई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यस, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉजिकली। चलिए, 3 equal circles are placed inside an equilateral triangle such that any circle is tangential to one side of the equilateral triangle and two other circles. What is the ratio of area of one circle to that of triangle? 3 इक्वल सर्कल बनाए गए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कि एक सर्कल जो है ट्रायंगल की एक साइड को टच करता है और बाकी दोनों सर्कल को टच करता है। तो ईच सर्कल के एरिया का ट्रायंगल के एरिया से क्या रेशियो है? पहली बात तो आपको इसका डायग्राम समझना होगा कि डायग्राम बनेगा कैसे। सपोज आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है एबीसी। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, समबाहु त्रिभुज एबीसी। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको? समबाहु त्रिभुज एबीसी में 3 सर्कल बनाने हैं इस तरीके से कि ईच सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल की केवल एक साइड को टच करे और बाकी दोनों सर्कल्स को टच करे। तो कैसे बनेंगे सर्कल? ऐसे बनेंगे, ध्यान से देखना। एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, तुम्हारा तीसरा सर्कल हो गया, तीनों सर्कल। ठीक है, छोटे बड़े हो गए हैं, फिर से बना देते हैं। देखिए इस तरीके से बनेंगे, एक सर्कल, ये आपका 2 सर्कल और ये आपका तीसरा सर्कल, बस ये हो गया। तीनों सर्कल इस तरीके से बनेंगे। देखो ईच सर्कल केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड को टच कर रहा है और बाकी दोनों सर्कल को टच कर रहा है। तो इस तरीके से आपके सर्कल बनेंगे। आपसे ईच सर्कल के एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉजिकली आपको समझना है। ध्यान से देखिए, सपोज हमने इसको यहां से मिलाया, मिला सकते हैं, और ये उसका सेंटर है, हमने इसको यहां से मिलाया। दोनों सर्कल एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पे टच करते हैं, हमने इसको यहां से मिलाया। ये सर्कल का सेंटर है, हमने इसको यहां से मिलाया। ऐसे मिला सकते हैं। ये सेंटर है और ये टेंजेंट पॉइंट है, कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। ये दोनों यहां पे टच कर रहे हैं, ये एंगल 90 डिग्री का। ये यहां पे टच कर रहे हैं, ये दोनों एंगल, ये 90 डिग्री का। ये यहां पे टच कर रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का। यहां पे जो चारों ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे 4 ट्रायंगल बन गए ना, चारों के चारों ट्रायंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। चारों के चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान से देखना कैसे कॉन्ग्रुएंट है। चारों के चारों ट्रायंगल जो है राइट एंगल है, चारों के चारों में आपकी जो रेडियस है वो क्या है? कॉमन है, रेडियस कॉमन है। सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। दिखा सबको, है कि नहीं? तो यहां पे स्पर्श रेखा इक्वल है, तो यहां पे आरएचएस की प्रॉपर्टी से चारों के चारों ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएंगे। इजीली देख सकते हैं आप, चारों के चारों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एकदम सेम टू सेम डिक्टो ट्रायंगल है चारों। क्लियर? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो चारों ट्रायंगल के 60 डिग्री 4 पार्ट में डिवाइड होगा, तो छोटू एंगल कितना बचा? 15 डिग्री का बचा। छोटू एंगल कितने का बचा? 15 डिग्री का। ठीक है ना? अब मैं एक नीचे वाले छोटे वाले ट्रायंगल को पकड़ लेता हूं। मैंने नीचे वाले छोटे वाले ट्रायंगल को पकड़ लिया, ध्यान से देखना। ये एंगल मुझे पता चल गया भाई कि ये एंगल कितने का है? 15 डिग्री का। ये मुझे पता चल गया 90 है, ये मुझे पता चल गया 75 है, ये मुझे पता चल गया कितने? 75। कोई समस्या इसमें किसी को? कितना है? 75 डिग्री। क्लियर है? थोड़ा ध्यान से लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। सेंटर से हमने यहां पे दोनों सर्कल के किसको मिलाया? सॉरी, वर्टेक्स से हमने दोनों सर्कल के सेंटर्स को मिलाया। 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम होंगे। क्यों? क्योंकि चारों में देखो रेडियस बराबर है, क्योंकि इक्वल सर्कल है। सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं ये देखिए सब बराबर होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, साइड्स भी इनमें कॉमन है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, सर्वांगसम है। और जब सर्वांगसम है, मैंने कौन से ट्रायंगल को पकड़ लिया? मैंने इस ट्रायंगल को पकड़ लिया है, ये बी है। सर्कल का सेंटर सपोज ओ मान लो और ये पॉइंट आप डी मान लो। ट्रायंगल बी ओ डी को हमने पकड़ लिया, ट्रायंगल बी और ये ओ और ये डी पकड़ लिया।
कोई डाउट है? ठीक है, ये जो डी पॉइंट होगा, ये जो डी पॉइंट होगा जहां पे सर्कल इसको साइड बीसी को टच कर रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड बीसी का मिड पॉइंट होगा, यानी कि बीडी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बीसी का हाफ है। बीडी जो है ड्यू टू सिमेट्री, बीटी जो है वो तुम्हारा बीसी का हाफ होना चाहिए। बीडी बराबर बीसी बाई टू, बीडी बराबर बीसी बाई टू, क्योंकि सेम पिक्चर आपकी उस वर्टेक्स पे भी बनेगी, सेम टू सेम पिक्चर उस वर्टेक्स पे बनेगी, जो बीडी है वही क्या आने वाला है आपका डीसी आने वाला है, और चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, मुझे जो चाहिए वो एक सर्कल की रेडियस और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड में रिलेशन चाहिए, एक सर्कल की रेडियस और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड में रिलेशन चाहिए। अगर मैं देखो, मैंने तुमको बहुत सारे कॉम्बिनेशन बता रखे हैं, अगर ये तुम्हारा 1 है, 15 डिग्री के सामने 1 है, तो 75 डिग्री के सामने क्या होगा तुम्हारा 2 प्लस रूट 3। 75 डिग्री के सामने क्या होगा फिर आपका 2 प्लस रूट 3, सभी को पता है। अगर 15 डिग्री के सामने 1 है तो 75 डिग्री के सामने क्या होगा आपका 2 प्लस रूट 3। क्लियर? ठीक है, हमने आपको याद कर रखा 15 डिग्री के सामने 1 तो 75 डिग्री के सामने 2 प्लस रूट 3। क्लियर है ना? चलिए, अगर 15 डिग्री के सामने 1 है, 75 डिग्री के सामने 2 प्लस रूट 3 है, तो यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो कंप्लीट साइड बनेगी वो क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये डीसी भी 2 प्लस रूट 3 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी बनेगी, 2 इंटू 2 प्लस रूट 3, ये हो जाएगी। तो सर्कल का जो ये क्या सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस है 1, यानी कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, भुजा है 2 इंटू 2 प्लस रूट 3, ये है 2 इंटू 2 प्लस रूट 3, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। देखिए 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बटे रूट 3, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे पाई, रूट 3 इंटू 4 रूट 3 12, पाई इंटू 12, पाई बटे 12 प्लस 7 रूट 3, पाई रेशियो 12 प्लस 7 रूट 3, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बस आपको पता होना चाहिए रेशियो। देखो 15, 75, 90 मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल में समझा रखा है कि 15 1 है तो 75 के सामने 2 प्लस रूट 3 होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इसको 1 मान लिया, आपका 2 प्लस रूट 3 होगा, ये भी 2 प्लस रूट 3, इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंप्लीट साइड कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ 2 प्लस रूट 3 हो गया, 2 गुना हो गया। बस रेशियो निकाले हमने सर्कल के एरिया का और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का, सी ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत शानदार सवाल है। इस फिगर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाया गया है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये क्या बने हैं, 3 तो बने हैं सेमी सर्कल, ये देखो 3 सेमी सर्कल दिखाई दे रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट है सेम रेडियस के, और 4 बने हैं सर्कल, 1 2 3 4 बने हैं सेमी सर्कल, ये भी आपके इक्वल रेडियस के हैं। ठीक है, 3 ऑफ दी सर्कल टच दी साइड ऑफ ट्रायंगल, 3 सर्कल, 3 ऑफ दी सर्कल, इसमें से 3 सर्कल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2 साइड्स को टच करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ ईच ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज 1। इसमें जितने भी आपको सेमी सर्कुलर आर्क दिखाई दे रहे हैं, जो अर्धवृत्त दिखाई दे रहे हैं ना, जो अर्धवृत्त है, उन अर्धवृत्त की जो रेडियस है वो बताई गई है 1। सेमी सर्कल आर्क की रेडियस बताई गई है 1। तो आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, करने की कोशिश करो ध्यान से। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या है, एक तो देखते ही सवाल आप आसानी से बना सकते हो, 20-25 सेकंड का सवाल है मैक्सिमम, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ध्यान सुनना, मैंने आपको एक थ्योरी बताई है कि यदि कोई एंगल है और यहां पे बना हुआ आपका सर्कल, तो आप इस तरीके से मिलाओगे तो ये क्या करेगा, आपके एंगल को बाइसेक्ट करेगा। सर्कल के सेंटर को यदि आप वर्टेक्स से मिलाओगे तो क्या करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करेगा। क्वेश्चन में सिर्फ आपको सेमी सर्कल की रेडियस दी हुई है 1, क्वेश्चन में सिर्फ आपको सेमी सर्कल की रेडियस दी हुई है 1, बट चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सिमेट्रिक फिगर है, उसके अंदर सेमी सर्कल सिमेट्रिक फिगर, उसके अंदर सर्कल भी सिमेट्रिक फिगर, इस सेमी सर्कल की रेडियस 1 है तो सर्कल की रेडियस भी 1 ही होनी चाहिए। दोनों की रेडियस 1 1 इक्वल होगी, आप जस्ट विजुअलाइजेशन से सोच सकते हो 1 1 होगी दोनों की रेडियस। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा या कोई डाउट है तो आपको ये बात प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि दोनों सर्कल की रेडियस, सेमी सर्कल की और सर्कल की रेडियस बराबर 1 1 होगी। ठीक, ध्यान से समझते हैं। चलिए, सेमी सर्कल की रेडियस कितनी दी है, क्वेश्चन में 1 दी हुई है। आपने सर्कल की रेडियस को मान लिया कितना, स्मॉल आर, सर्कल की रेडियस को कितना मान लिया, स्मॉल आर, और आपने दोनों सर्कल के सेंटर्स को इस वर्टेक्स को इस तरीके से मिला दिया, ये हो गया। चूंकि यहां पे ये जो आपका सर्कल है, चारों सर्कल इक्वल रेडियस के हैं, यदि इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो इसकी रेडियस ये भी तो स्मॉल आर होगा, ये रेडियस स्मॉल आर होगा। कोई समस्या इसमें? ये तुम्हारा एंगल कितने का होगा, 90 का। देखिए एंगल बाइसेक्ट हो गया तो 30 डिग्री का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का हो जाएगा 30। तो 30 के सामने आर, तो 90 के सामने यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई आपकी, 2r, कितनी आ गई, 2r हो गई, 2r हो गई। दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये तुम्हारा आर रेडियस का, ये तुम्हारा आर रेडियस का, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 2r हो गया, ये भी कितना हो गया तुम्हारा 2r हो गया। कोई समस्या किसी को, 2r ये हो गया, 2r ये हो गया। कंप्लीट डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी होगी, 4r, 2r प्लस 2r कितना हो गया, 4r। कोई समस्या किसी को, 2r प्लस 2r कितना हो गया, 4r। अब लेकिन यहां पे ध्यान से देखना, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में यदि आप ध्यान से देखो, ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है, 30 के सामने 1 प्लस आर, तो 90 के सामने डबल यानी कि 2 प्लस 2r होना चाहिए कि नहीं, वो ये 1 प्लस आर है, टोटल 1 प्लस आर डिस्टेंस है, इसका डबल 90 के सामने 2 प्लस 2r, तो 2r बराबर 2 और r बराबर 1। यहां से भी आपकी r बराबर 1 आ गई, सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। कोई समस्या इसमें किसी को? आसान है चीजें, r बराबर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। क्लियर, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये हमने आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया कि अगर इस सर्कल की रेडियस सेमी सर्कल की रेडियस 1 है तो इस सर्कल की रेडियस भी कितनी आएगी, 1। 30 90 60 का कॉम्बिनेशन आपको यहां पे यूज करना है। इस तरीके से आप मिलाओगे तो ये तुम्हारा r, ये डिस्टेंस 2r, ये डिस्टेंस भी 2r, तो कंप्लीट डिस्टेंस तो 4r हो गया, और ये तुम्हारा 1 प्लस r था, तो कंप्लीट डिस्टेंस 2 प्लस 2r, दोनों को इक्वल रखा, यहां से r बराबर क्या आएगा, ये भी 1 ही आएगा, पर मैथमेटिकली आप विजुअलाइजेशन करके समझ सकते थे। अच्छा, तो सेमी सर्कल की रेडियस और सर्कल की रेडियस दोनों इक्वल इक्वल 1 1 आ गई, तो ये टोटल डिस्टेंस 1 प्लस 1 कितनी होगी आपकी, 2 होगी, टोटल डिस्टेंस 2। इस सर्कल के सेंटर से आप इसको मिलाओगे तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एंगल बाइसेक्ट होगा, एंगल बाइसेक्ट होगा। क्लियर है, कोई समस्या? ये बात समझ में आती है?
अब कुछ लोग समझेंगे कि सर ये सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर और ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में क्यों होंगे? मैंने अभी कितनी बार समझाया कि कोई एंगल है, उसके अंदर यदि आप इस तरीके से सर्कल बनाते हो, ये मिलाओगे तो ये एंगल कितना होगा? हमेशा बाइसेक्ट होगा, या कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो जाता है। और हमने ये भी बताया कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो उनके टचिंग पॉइंट और सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में होंगे कि नहीं? तो उनके सेंटर और ये टचिंग पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और जबकि सेंटर और ये तो एक स्ट्रेट लाइन में होना ही है। बस बात खत्म। इसलिए चारों पॉइंट जो होंगे स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, सिंपल सी बात। ये एंगल तुम्हारा हाफ हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा 30 डिग्री का। 30 के सामने 2 है, 30 के सामने 2 है, तो ये तो 60 है ना, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा तुम्हारा √3 टाइम्स, यानी कि 2√3। कितना हो जाएगा? 2√3। 2√3। तो ये 2√3, उधर भी 2√3 आएगा, सेम पिक्चर आएगी, उधर भी कितना होगा? 2√3। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंप्लीट साइड कितनी होगी? 4√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंप्लीट साइड कितनी होगी? 4√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंप्लीट साइड कितनी होगी? भुजा निकाल ली मैंने। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 4√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी? 4√3। आपसे पूछा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। सभी को पता है कि यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया आता है √3। यहां पे साइड 4√3 है, यानी कि 2√3 टाइम्स है, तो एरिया 2√3 का स्क्वायर यानी कि 12 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया? 12√3। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? 12√3। तो देखिए बहुत आसान और इजी क्वेश्चन था ना, 12√3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान से देखना है, प्यार से समझिए। In an equilateral triangle, 3 coins of radii unit each are kept in such a way that they touch each other and also then each circle touch two side of triangle. टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 3 कॉइन रखे गए, 3 सर्कल रखे गए हैं, जिनकी रेडियाई सबकी बराबर बराबर है, 1 यूनिट है। इस तरीके से कि वो तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं और प्रत्येक सर्कल जो है ट्रायंगल की 2 भुजाओं को स्पर्श करता है। तो आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछा है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो सबसे पहले तो बनाना है इसका फिगर, की फिगर बनेगा कैसे? तो ये है सपोज आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके अंदर 3 सर्कल इस तरीके से रखने के वो तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करें, और प्रत्येक सर्कल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2 साइड को टच करेगा। तो कैसे रखोगे सर्कल? ये होगा, देखो 2 साइड को टच कर रहा है, दूसरा रख दोगे ऐसे, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा बना देते। ये देखो दिख रहा है आपको, 2 साइड को टच कर रहा है, दूसरा रख देंगे ऐसे, देखो 2 साइड को टच कर रहा है, और ये होगा तीसरा सर्कल, ये भी 2 साइडों को टच कर रहा है, और तीनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो आपको पहले फिगर बनाना भी आना चाहिए कि कैसे आप इसको बनाओगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, उसके अंदर 3 सर्कल ऐसे हैं, तीनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और प्रत्येक सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2 साइड को टच कर रहा है, और तीनों सर्कल की रेडियस बराबर बोली है 1 यूनिट, एक यूनिट। और आपसे क्या पूछा है? सर्कल का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा है। सवाल मेंसुरेशन में भी है, ज्योमेट्री में भी है। अच्छा, ये रेडियस कितनी बोली है? 1। ये रेडियस आ चुकी है 2 + 2√3। आपसे पूछा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 2 + 2√3। साइड कितनी है? 2 + 2√3। इसका होल स्क्वायर करोगे तो 2 कॉमन निकालो, 4 हो जाएगा, और अंदर जाएगा ब्रैकेट में √3 + 1 का होल स्क्वायर। ये 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो गया। √3 इंटू √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? 4 + 2√3। 4 + 2√3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 4√3 + 6। 4√3 + 6 क्या आंसर? 4√3 + 6। ये आपका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्या करना है? सेंटर्स को मिलाना है और सेंटर से वर्टिसेस को मिलाना है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। यस, क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे ध्यान से। इन द गिवन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल PQR है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, एंगल QRP 30, और ये जो छोटा एंगल QRP आपको 30 डिग्री का गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड PR, तो साइड PR यानी कि हाइपोटेनस पे 2 पॉइंट है S और T, सच दैट एंगल PQR इज ट्राइसेक्टेड व्हेन QS एंड QT आर जॉइंट। तो ये जब हम QS और QT को मिलाते हैं तो एंगल PQR आपका ट्राइसेक्ट हो जाता है 3 पार्टों में। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS ट्रायंगल का QRS ट्रायंगल के साथ एरिया का रेशियो पूछा है। तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है क्योंकि आपसे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है। देखो ट्रायंगल PQR है, यदि मैं साइड PR को बेस मानता हूं, यदि मुझे PS से SR का रेशियो पता लग जाए, यदि मुझे बेस रेशियो पता लग जाए, तो क्वेश्चन सॉल्व। कि जिस रेशियो में बेस होगा एरिया आपका उसी रेशियो में होगा, क्योंकि हाइट सेम होगी दोनों ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल PQR में यदि PS और SR का बेस रेशियो मुझे पता लग जाए तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखना ध्यान से, एंगल आपका ट्राइसेक्ट हुआ है, यानी कि 90 का था तो तीनों एंगल इक्वल 30 के हो गए, 30 ये 30 ये 30। क्लियर है भाई? और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 90 30, तो ये तुम्हारा एंगल ये तो 60 हो भाई, ये तो 60 हो गई। ध्यान से समझना, ठीक है, ये तो 60 हो गई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। तो 30 30 ये एंगल कितना होगा? 60। तो ये एंगल भी कितना बचा होगा? फिर आपका 60 ही बचा होगा, यानी कि ट्रायंगल PQT क्या बन गया? आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों समबाहु त्रिभुज बन गए, एंगल 60 हो गए, समबाहु त्रिभुज बन गया। PQT क्या बन गया? इक्विलेटरल बन गया। देख सकते हो ध्यान से भाई, ये 60 है, 30 + 30 ये 60, तो ये भी 60 बचा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो सारी साइड बराबर होंगी। यदि PQ 2 है, PQ यदि 2 है सपोज, तो QT भी 2 होगा और PT भी 2 होगा, PT भी 2 होगा। क्लियर है कि नहीं? अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को यदि मैं QS लाइन को देखूं, यदि हम QS लाइन को देखें तो ये जो लाइन QS है, ये क्या आपकी एंगल बाइसेक्टर। ट्रायंगल PQT में QS एंगल बाइसेक्टर 30 30 में डिवाइड कर रही है, तो एंगल बाइसेक्टर, तो ये आपका मीडियन भी होगा। तो PS भी 1 होगा और ST भी 1 होगा। PS और ST का रेशियो तो पता चल गया मुझे 1:1। PS और ST का तो रेशियो पता चल गया मुझे 1:1। कोई समस्या? PS और ST का रेशियो 1:1 हो गया। क्लियर है भाई? चलिए
अब मुझे देखना टीआर, ये 30 है, ये कितना है आपका 120, इससे कोई मतलब है नहीं, 30 30 120, ठीक है। अभी 30 30 ट्रायंगल क्यों टीआर को ध्यान से देखो तो आइसोसेलेस है, 30 के सामने 2, तो 30 के सामने 2, टीआर कितना आ गया आपका 2, टीआर की लंबाई कितनी आ गई आपकी 2, बस बात खत्म, टीआर की लंबाई 2 आ गई। आपसे पूछा है ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल QRS के एरिया का रेशियो, तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, ट्रायंगल PQS यानी कि बेस कितना है 1, ट्रायंगल QRS तो बेस कितना है 3, तो रेशियो कितना आएगा एरिया का 1/3, ये 1/3 आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 1/3। क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो बहुत आसान इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यस क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आपको, ठीक है। चलिए ओके यस, वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे मेथड हैं, पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में लगा पाओ और कभी भी जो फेल नहीं होता, जो बहुत यूजफुल है। इन द गिवन फिगर सच दैट एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एबीसी आपका एक समबाहु त्रिभुज है, एडी की वैल्यू दी है आपको 2, एडी की लंबाई दी है आपको 2 और ईसी की लंबाई दी है आपको 4, ईसी की लंबाई दी है आपको 4, देखते हैं एडी दी है आपको 2 और ईसी की लंबाई दी है आपको 4, ठीक है। डीएम बराबर एमई यानी कि एम जो है डीई का मिड पॉइंट हो गया, एन बराबर एनसी यानी कि एन जो है आपका एसी का मिड पॉइंट हो गया, और आपसे एम एन की वैल्यू पूछे कि एम एन की लंबाई क्या है, ठीक है। देखिए करने के तरीके तो इस सवाल को बहुत सारे हैं, ठीक है भाई। अब देखो इसको करना कैसे, ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पे यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि और भी मेथड से हो सकता है, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी भी आपका फेल नहीं होगा। चलिए हम क्या करते हैं, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को एक्सिस पे मान लेते हैं, हमने इसको आगे बढ़ाया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, हमने इसको इस तरफ बनाया तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। क्लियर है? अगर ये इक्विलेटरल की जगह राइट एंगल ट्रायंगल होता तो सवाल और इजीली हो जाता, फिर तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये एडी 2 है, ईसी 4 है, आपसे एमएन पूछा है, ठीक। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मैंने 2a मान ली, साइड क्या मान ली मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2a क्यों माना, क्योंकि मुझे मिड पॉइंट वगैरह लेना है तो बार बार हाफ करना पड़ेगा, तो मैंने साइड 2a मान ली। तो यदि साइड 2a मान ली तो पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 2a, 0, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2a, 0 हो जाएंगे। तो एन क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट है ए और सी का, भाई ये हमने ओरिजिन मान लिया 0 0, तो एन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एवरेज हो जाएगा a, 0, एन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके a, 0। मुझे बस पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट और निकालने हैं और क्वेश्चन आपका खत्म। एम के कोऑर्डिनेट और निकालने, एम के कोऑर्डिनेट भी मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, देखेंगे ध्यान से। मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल कितने का हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60, ये 90 और ये 30, तो यदि 90 के सामने 2 है तो 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3, यही होगा, यही हुआ कि नहीं, कहानी बताइए। तो एक्स एक्सिस पे चलेगी दूरी 1 और वाई एक्सिस पे चलेगी दूरी √3, यानी कि पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट है वो 1, √3 है। 30 60 90 के कॉम्बिनेशन से मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, ये 1 है और ये आपका √3 है। कोई समस्या इसमें किसी को? ठीक है, 1 और √3 हो गया सवाल, ठीक। तो मुझे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट पता चले कितने 1 और √3, मैं पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट भी बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। पॉइंट ई से यदि आप यहां पे परपेंडिकुलर डालोगे, ये 4 है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60, ये 90, ये 30, क्लियर है ना। तो यदि 90 के सामने 4 है तो 30 के सामने ये तुम्हारे यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 होगा और 60 के सामने 2 √3 होगा। मुझे चाहिए पॉइंट ई की एक्स एक्सिस से दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंप्लीट साइड है 2a, इसमें से मैं 2 माइनस करूंगा तो ई का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा तुम्हारा 2a - 2, क्या आएगा तुम्हारा 2a - 2। पॉइंट ई की वाई एक्सिस पे दूरी क्या आएगी, देखो पॉइंट ई की वाई एक्सिस पे दूरी क्या है 2 √3 है, 2 √3 है, ये डिस्टेंस 2 है, ये 2 √3 है, तो वाई एक्सिस पे दूरी कितनी 2 √3, कितना आएगा वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा 2 √3, दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, बात खत्म। इसको भी हम हटा देते हैं यहां से। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? मुझे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट पता है, मुझे पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं मिड पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकता हूं, दोनों का एवरेज। 2a - 2 और 1 को जोड़ के आधा करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2a - 1, यानी कि 2a माइनस सॉरी आधा करोगे तो a - 1/2 आएगा आपका पॉइंट बिंदु m का कोऑर्डिनेट a - 1/2। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे √3 + 2 √3 कितना होगा 3 √3, 3 √3 का हाफ कर दोगे तो 3 √3/2, ये आ गया पॉइंट m के कोऑर्डिनेट। बिंदु n के कोऑर्डिनेट मुझे पता ही है क्या है आपके a, 0 है, बिंदु n के कोऑर्डिनेट मुझे पता ही है क्या है a, 0। आपसे पूछा है mn, m और n के बीच की दूरी, दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालना आप सभी लोगों को आता है, आसानी से आप निकाल सकते हो। तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा तुम्हारा -1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4। इसमें से इसको घटाओगे y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 √3/2 - 0 कितना आएगा तुम्हारा, इसका स्क्वायर करोगे तो 27/4, कितना आएगा 27/4, 27/4 + 1/4 तो 28/4 हो गया, यानी कि 4 × 7 = 28। तो mn बराबर कितना आ गया आपका √7, mn कितना आ गया आपका √7, फर्स्ट ऑप्शन। mn की लंबाई कितनी आ गई √7। तो देखा आपने कितनी इजीली आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके इसको कर लिया, इसमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये 0 0 2 0 तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट आसानी से 30 60 90 के साथ प्ले करना सभी को आता है, इतना प्रैक्टिस करा दिया हमने। डी के कोऑर्डिनेट आसानी से आ गए, ई के आसानी से आ गए, क्योंकि m मिड पॉइंट है तो आसानी से आ गया। mn की लंबाई पूछी है तो दो पॉइंटों के बीच की दूरी mn बराबर √7। क्लियर है भाई, किसी को कोई समस्या इसमें? ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, यस क्वेश्चन नंबर 42 बहुत आसान सवाल है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसमें कैलकुलेशन में उलझ सकते हो या फिर गलती कर सकते हो, ठीक है ध्यान समझेंगे। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी समबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड कितनी बताइए 1 यूनिट, ये एक सर्कल के अंदर बना हुआ है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, साइड बीसी का मिड पॉइंट दिया हुआ है डी, ठीक है। DEF इज अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो DEF आपको छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया। फाइंड द साइड ऑफ स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये जो स्मॉलर जो छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी भुजा आपको बतानी कि इसकी भुजा क्या है, कि साइड आपको बतानी है, ठीक। देखिए बहुत आसान है, आप यहां पे दो तरीके से कर सकते हो।
आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से हर सवाल सॉल्व होता है इस टाइप का कि एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाल दो, हर सवाल पाइथागोरस से सॉल्व हो सकता है। पर मैं आपको थोड़ा इजी तरीका बताना चाहूंगा। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये होगा इसका, और ये इसका सर्कम सर्कल, ये होगा सर्कल का सेंटर ओ, ये इन सेंटर भी होगा, ये ऑर्थो सेंटर भी होगा, ये सर्कम सेंटर भी होगा, सेंट्रॉइड भी होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 1 है, सो ओ से लेके ई तक क्या हो गया, ओ से लेके ई तक हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस कैपिटल आर, जो कि कितना हो जाएगा 1/√3। कितनी हो जाएगी 1/√3। तो ओ ई कितना आ गया हमारा 1/√3, तो सबको पता है सर्कम रेडियस 1/√3। ओ चूंकि बीसी का मिड पॉइंट है डी, सो ओ से डी तक ये तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि आप मिड पॉइंट को मिला रहे हो, 90 डिग्री का एंगल बनेगा छोटू सा। और ओडी क्या होगा आपका, ओडी होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस, इन रेडियस होगा, क्योंकि साइड 1 है तो रेडियस कितनी आएगी 1/2√3। तो ओडी जो आने वाला है वो आएगा आपका 1/2√3 इन रेडियस होगा कि नहीं भाई। ये तुम्हारा दो पार्ट एक पार्ट, ये रेशियो होता है, तो दो पार्ट 1/√3, एक पार्ट 1/2√3, ठीक। डीई क्या है, डीई है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल डीईएफ की साइड, इसको मान लेते हैं हम एक्स, यही तो हमें निकालना है डीई। अच्छा अब ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने का होता है 60 डिग्री का। तो ये जो एंगल है 60 है, ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, ये भी 60 है तो ये भी 60 होगा, तो 90 + 60 एक कंप्लीट एंगल। यदि हम ट्रायंगल ओडीई को ध्यान से देखें तो ये है आपका ट्रायंगल, इस तरीके से है। यदि हम ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल को, ओ डी ई को ध्यान से देखें तो 90 + 60 ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका 150 डिग्री, ठीक है भाई। ये कितना है आपका 1/2√3, ये कितना है आपका 1/√3, और डी कितना है आपका x, ये हुआ कि नहीं, ये कितने का हो जाएगा आपके अंदर 150 डिग्री का। क्यों, ओके 90 तो ऊपर वाला और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये 60 तो ये भी 60, तो 90 + 60 कंप्लीट 150 डिग्री हो गया ना, 150 डिग्री 1/√3 1/2√3, और ये कितना आपका x। बस सिंपल सा आप इसमें कोसाइन रूल लगा सकते हो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। आपको एंगल पता है, दो साइड पता है, तीसरी साइड ही तो आपको निकालनी है, ठीक। तो सिंपल से इसमें कोसाइन रूल लगाएंगे, तो cos 150 बराबर कितना आएगा, आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम, 1/2√3 का स्क्वायर 1/12 है, प्लस x² - 1/3 बटे 2 इंटू 1/2√3 इंटू x, यही हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें, ठीक है। कोसाइन रूल लगाया, cos 150 का मतलब माइनस cos 30, माइनस cos 30 का मतलब माइनस का √3/2, माइनस का √3/2, सबकी इधर गुणा कर देते हैं। सो माइनस का √3/2 इंटू 2 इंटू 1/2√3 इंटू x बराबर x², देखो 1/12 है माइनस 1/3, ये 4/12 हो जाएगा, x² - 1/4, x² - 1/4 ये आएगा। देखिए 2 से आपका 2 कट जाएगा, √3 से आपका √3 कट जाएगा, क्या आएगा आपका माइनस का x/2 बराबर x² - 1/4, यही आएगा, ये आने वाला है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x बराबर 4x² - 1, यही आएगा। कोई समस्या इसमें, यहां पे 4x² - 2x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 2x - 1 बराबर 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। 4x² + 2x - 1 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। 4x² + 2x - 1 बराबर 0, देख सकते हैं ध्यान से। आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, तो सिंपल से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है, तो सीधा चार फॉर्मूला लगा दोगे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस, माइनस साइन को इग्नोर कर दोगे, नेगेटिव नहीं हो सकती साइड, प्लस √b² यानी कि 4 माइनस 4ac यानी कि 16 बटे 2a यानी कि 8। तो x बराबर आ जाएगा आपका यहां से, यहां से रहेगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, माइनस का 1 प्लस √5/4, ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके हट जाएगा। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल डीएफ की जो साइड आएगी वो कितनी आएगी 1/4 इंटू √5 - 1। क्लियर, किसी को कोई समस्या इसमें, बहुत बढ़िया आसान और लॉजिकल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। आपको यहां पे पाइथागोरस थ्योरम से आप थोड़ा कैलकुलेशन में फंस सकते हो, थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखिए तो सर्कम रेडियस 1/√3, इन रेडियस 1/2√3, बीच में एंगल आपको आसानी से दिख गया 90 + 60 150, ओके ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, और 90 + 60 कितना बचा 150, और ये तुम्हारी साइड एक्स, यहां पे कोसाइन रूल लगा दिया और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। आंसर इज 1/4 इंटू √5 - 1, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन थे आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के, थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन थे, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे, मेंस के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए, और ये आपका ट्रायंगल खत्म हो गया इक्विलेटरल। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। पेपर में उससे कभी कभार ही क्वेश्चन आते हैं, हाँ उसे हम जितना उसकी वैल्यू उतना ही पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हर पेपर में सवाल आते हैं, उसको हम डिटेल में करेंगे।